तो आज के क्लास में हम लोग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को लेके चल रहे हैं। मेन हमारा फोकस रहेगा कि हम एक ASP डॉट नेट एप्लीकेशन को हम लोग कैसे डेवलप करेंगे। तो वही स्टार्ट कि कैसे हम लोग थीम डाउनलोड करेंगे और कहाँ कहाँ से हम लोग थीम डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इसको हम बनाएंगे, वो हम देखते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं उसका आर्किटेक्चर क्या है। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि कोई भी एप्लीकेशन अगर हम डेवलप करते हैं तो उसका एक कोई ना कोई आर्किटेक्चर होता है। तो इंटरव्यूज़ के अंदर में सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तुमने जो एप्लीकेशन डेवलप किया है, तुमने जो वेबसाइट बनाई है, उसका क्या आर्किटेक्चर है। तो आर्किटेक्चर बेसिकली चार तरह के होते हैं। किसी भी आर्किटेक्चर में तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड, और उसका तीसरा इन दोनों के बीच में जो वर्किंग करता है उसको कहते हैं बिजनेस लेयर। लाइक फ्रंट एंड, बैक एंड और बिजनेस रूल या बिजनेस लेयर आप बोल सकते हैं। तो ये किसी भी एप्लीकेशन में होता है, चाहे वो सिंगल टायर हो, चाहे वो टू टायर हो, चाहे वो थ्री टायर हो या एन टायर हो। आज आपके आसपास जितने भी एप्लीकेशन है उसका भी एक आर्किटेक्चर है। आज के बाद आप ये डिफाइन कर सकते हो कि हाँ भाई, ये जो एप्लीकेशन है उसका आर्किटेक्चर थ्री टायर होगा या एन टायर होगा या वन टायर होगा, राइट। तो सबसे पहला जो आर्किटेक्चर है, जो आपका एप्लीकेशन है, जो विंडो 10 है अभी, जो हमारे पास में विंडो 11 है मेरे पास में, तो इसका जो आर्किटेक्चर अगर हम बात करते हैं तो वो है सिंगल टेयर। विंडो 11। हाँ, सिंगल टेयर का मतलब क्या है कि ये मेरा प्रोफेशनल विंडो है जो मैंने अपने सिस्टम के लिए लिया है। इसको मैंने परचेज किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और माइक्रोसॉफ्ट ने लाइसेंस दिया है मेरे लिए सिर्फ। तो मैं इस विंडो के अंदर में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा सिर्फ मेरे विंडो में ही चलेगा ना, और मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं इसके अंदर में डाल के और आपको भी एक्सेस कराऊँ। लेकिन अगर आपको वो चाहिए कि मैं इसमें विंडो इंस्टॉल करूं और मैं जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करूं वो आप भी एक्सेस करो, तो उसके लिए जो उसका आर्किटेक्चर मुझे चेंज करना पड़ेगा। यस, उसको हम लोग को यहाँ पे टू टायर बनाना पड़ेगा। टू टायर का मतलब क्या होगा, इस मशीन को, ये जो मशीन है मेरी, इसको मुझे सर्वर बनाना पड़ेगा। तो सर्वर की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए मुझे। जैसे आप बोल रहे थे कि मेरे पास 200 एम्प्लॉय है, तो अगर तो वो हाँ, बनाएगा दैट तो एक काइंड ही ऑफ जगह थिंग, इंस्टॉल होगा, यस सबके पास यस, होंगे। एक्सेस कर सकता है। जैसे कंपनीज है, कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज के अंदर में जितने भी एप्लीकेशन आप लोगों को काम कराया जाता है, जिसमें आप लोग काम करते हो, आप लोगों को क्या मिलता है, आप लोगों को एक क्लाइंट का आईडी जनरेट करके वो देते दे हैं। देते हैं, अच्छा। यस, अब वो सर्वर होता है, एक मशीन है। सर्वर इज अ कंप्यूटर, एक मशीन है जिसपे विंडो का जो वर्जन है, उसका जो वर्जन है वही एक ही पीसी है, एक ही सिस्टम है, लेकिन उसका जो वर्जन का जो टाइप है, सर्वर का टाइप है, वो सर्वर है। यानी कि विंडो 11 सर्वर। एक तरीके से वो एक ही विंडो है, उसमें हम अपना अपना यस, अकाउंट हम तो लोग वो यूज कर रहे हैं। अकाउंट यूज कर रहे हो, है Account एक ही चीज उसमें है, तो लेकिन उसके अंदर में जो रैम की कैपेसिटी होगी, जो उसका वॉल्यूम ऑफ जो प्रोसेसर का होगा, जो वॉल्यूम, वो बहुत हाई लेवल का होगा, तभी आप सब एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो वो एक जगह पे है। तो यहाँ पे अगर मैं इस सर्वर के अंदर में अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे एम्प्लॉयज इसी को एक्सेस करें, तो मुझे सबसे पहले विंडो का टाइप चेंज करना होगा। तो इस टाइप का जो एप्लीकेशन होगा, दूसरा वाला, वो हो गया टू टायर। अच्छा, दो लोगों के लिए। दो से ज्यादा लोगों के लिए, अच्छा। दो यूज करो या 10 यूज करो, अच्छा। उसका एक लिमिटेशन होगा ना। हम्म। अभी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि मेरा ये जो सिस्टम है वो कितना कैपेबल है, कितने यूजर को संभालने के लिए कैपेबल है। अगर मेरा ये i9 है, मेरा प्रोसेसर i9 है और मेरे पास में 16 GB ऑफ रैम है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये मेरे कम से कम 10 एम्प्लॉय को संभाल लेंगे, राइट। यानी कि वो काम वहां करेंगे, सब कुछ डेटा मेरे डेटा सेंटर में सेव होगा। हाँ, जो कहें वो तो रिमोट पर रिमोट रहेगा। एक्सेस कर रहे हैं आप लोग, आप रिमोट से एक्सेस कर रहे हैं, मेरा विंडो यहाँ से एक्सेस हो रहा है, तो वो आप यहाँ से एक्सेस करा रहे हैं। तो दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन इज टू टायर, समझे। यानी कि मेरा ये सर्वर हो गया और वो हो गए क्लाइंट। क्लाइंट एक्सेस करेंगे, सर्वर मेरे को रिस्पॉन्स देगा और वो उसको एक्सेस कराएगा, बट उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है। सर्वर सिर्फ का क्लोन वो बनाकर देख रहा है, वो जो उसको परमिशन दी गई है सिर्फ वहीं पे काम कर सकता है, दूसरी जगह नहीं कर सकता, राइट। तो दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन इज टू टीयर। अब एक तीसरा होता है, इसको हम कहते हैं थ्री टीयर आर्किटेक्चर। थ्री टीयर आर्किटेक्चर को हम लोग यहाँ पे ASP.NET के अंदर में, इसका एक मॉडल भी है जिसको हम कहते हैं MVC मॉडल, है ना। ASP.NET MVC, सबसे पहले देखो ASP आया, फिर ASP.NET आया, फिर ASP.NET MVC आया, फिर ASP.NET MVC Core आया। ये इसके वर्जन्स हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो टू टायर आर्किटेक्चर, तो मैंने आपको बता दिया, टू मतलब कि दो हो गया, यानी कि एक होगा क्लाइंट और एक होगा सर्वर। सर्वर एक होगा, क्लाइंट एक से ज्यादा हो सकता है, क्लाइंट एक से ज्यादा हो सकता है, सर्वर एक होगा। सर्वर इज अ मशीन जहां पे तुमने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। सपोज कर लो मैंने एक वेबसाइट बनाई ASP.NET के अंदर। ASP.NET का जो आर्किटेक्चर होता है वो टू टीयर ही होता है स्टार्टिंग से ही।
ASP.NET का जो आर्किटेक्चर होगा या ASP का जो आर्किटेक्चर होगा वो 2 टियर ही होगा। अगर आपको एक एप्लीकेशन, मेरे साथ में कोई क्लाइंट आता है कहता है कि मुझे एक एप्लीकेशन बना के दो जो कि मुझे सिर्फ मेरे ही लैपटॉप में एक्सेस कराए या मेरे ही टैब पे एक्सेस हो, तो उस तरह के एप्लीकेशन को आप लोग बोलोगे सिंगल टियर। तो नो नीड टू ASP.NET ऑन दैट टाइम, गो फॉर विंडोज फॉर्म। अच्छा, विंडोज फॉर्म बना लो या ASP.NET। आपको ASP.NET टेक्नोलॉजी लेने की जरूरत नहीं है आपको उस केस में। उस केस में आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली विजुअल स्टूडियो ओपन करना है और विजुअल स्टूडियो के अंदर में आपको क्या करना है, विंडोज सेलेक्ट करना है और लैंग्वेज आप C# ही बेशक सेलेक्ट करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आप विंडोज आप यहाँ पे करो, क्लिक करो, सेलेक्ट करो। देखो विंडोज के लिए से रिलेटेड आपके पास में आ जाएंगी। जैसे मेरे पास में विंडोज कंपोनेंट मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ ASP.NET को किया था तो इसलिए ASP.NET का आपको दिख रहा है। अगर आप विंडोज को करोगे तो विंडोज आपको मिल जाएंगे, विंडो विन फॉर्म्स बोलते हैं, विंडोज फॉर्म बोलते हैं। आप वहाँ पे लैंग्वेज भी आप C# यूज करके विंडोज फॉर्म बना सकते हो। तो वो जो एप्लीकेशन होगा वो होगा सिंगल टियर। तो वो जो होगा मतलब वो एक छोटा ऐसे एक ऐप टाइप का बनेगा। जैसे फेसबुक ऐप हो गया, वो ऐप टाइप का है, मतलब जिसमें इंस्टॉल करोगे उसी में चलेगा। लेकिन अगर आपको यूजर आपको कल की डेट में कहता है कि मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज करनी है, मुझे एक ही ऐप बना के एक ही ऐप को मुझे 10 लोगों को एक्सेस करना है, फिर उसकी नेटवर्किंग चेंज करनी पड़ेगी हमें। उस समय पे हम आपका आर्किटेक्चर चेंज कर सकते हैं। विंडो फॉर्म का भी चेंज। यस, जैसे आपने विंडो फॉर्म लिया, विंडो जैसे ये विंडो बनी हुई है, ये VV पे बने, ये विंडो फॉर्म ही तो है। ये जो आपका पूरा विंडो बना हुआ है विंडो 10, ये क्या है, विंडोज फॉर्म है। ये विन फॉर्म्स पे बना हुआ है सारा। और विन फॉर्म्स का मैं दूसरा टाइप भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक सर्वर और क्लाइंट से कनेक्टिविटी कर लो। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर में उसको क्या करो, सिस्टम को जोड़ दो, तो उसमें एक सर्वर होगा, बाकी सारे क्लाइंट होंगे ना। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में नेटवर्किंग कर दो। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क सुना पड़ा है ना पहले। लोकल एरिया नेटवर्क अगर मुझे लैन में, मैन में, वैन में करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसमें भी तो क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर होता है। तो सर्वर पे डाल दिया इसको हमने और क्लाइंट को एक्सेस करा दिया, तो उस टाइम में उसका भी आर्किटेक्चर चेंज हो सकता है। लेकिन लैन, मैन, वैन के आर्किटेक्चर में यानी कि मुझे वहां पे क्या करनी होगी, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, तब जाके सिस्टम होगा। लेकिन मुझे नेटवर्किंग भी नहीं करना है, मुझे ऐसा चाहिए या कि एप्लीकेशन ऐसा डेवलप करे कि मुझे एक जगह इंस्टॉल करे और वर्ल्ड वाइड वेब कहीं भी उसको एक्सेस कर ले। तो ऑन दैट टाइम मेरे पास उसका एक सोल्यूशन है ASP.NET। उसके लिए मेरे पास एक ASP.NET टेक्नोलॉजी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो .NET ने दिया है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जो है वो क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग with the help of any single language we can develop any kinds of application, either web, Windows, console, mobile, web API, web services, WCF, WPF, anything। जो आपके इर्द गिर्द जो भी आप देख रहे हो वो सारे एप्लीकेशन आप इस प्लेटफॉर्म पे बना सकते हो, वो भी सिर्फ सिंगल लैंग्वेज की मदद से। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आज तक नहीं आया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। ठीक है, ये इसका जो जनरेशन था, इसका जो स्टार्टअप था वो हुआ था हमारा 2000 में। सन 2000 में ये विजुअल स्टूडियो डेवलप हुआ था और 2002 में ASP.NET लॉन्च हुए थे। और ASP.NET और ASP, इससे पहले क्लासिक ASP आया था 1998 में। 1998 में माइक्रोसॉफ्ट ने ही ASP लॉन्च किया था, क्लासिक ASP बोलते हैं उसको। उसके साथ में भी वेब डेवलपमेंट यानी कि वेब सर्वर पेजेस बनाए जाते थे। ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। ASP.NET में भी ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। इन दोनों में डिफरेंस ये था कि ASP जो था एक अपने आप में एक सिर्फ पेजेस था जिसपे हम लोग VB स्क्रिप्ट यूज करके, VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट नाम सुना है ना, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो वहां पे हम लोग VB स्क्रिप्ट यूज करके हम लोग वहां पे डेटाबेस का काम करते थे, डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करते थे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था 1998 में। उसके बाद विजुअल स्टूडियो आया प्लेटफॉर्म 2000 में और 2002 के अंदर में ASP.NET टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई। 2012 में ASP.NET MVC, कोर, ये सब उसके बाद डेवलप होते चले गए हमारे। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूँ आपको ASP.NET की बात कर रहा हूँ। पहले हम ASP.NEट, क्योंकि ASP तो अब है नहीं, अब उसमें कोई काम नहीं होता है। ASP का जो पहले हम यूज करते थे उसका एक्सटेंशन होता था .ASP। मतलब अगर हम पेजेस डेवलप कर रहे हैं ना VB स्क्रिप्ट के थ्रू, तो उसमें उसका जो पेज का एक्सटेंशन होता था तो .ASP होता था। यहाँ पे ASP.NEट के अंदर जो हम लोग डेवलप करेंगे उस पेज का एक्सटेंशन होगा .ASPX, एक्टिव सर्वर पेजेस
एक्स फॉर एक्सटेंडेड, मतलब जो ASP.NET टेक्नोलॉजी है वो किसी भी लैंग्वेज में एक्सटेंड हो सकता है. नाउ वी हैव 108 लैंग्वेजेस, 109 लैंग्वेजेस. तो हम लोग इस ASP.NET टेक्नोलॉजी को 109 लैंग्वेज में एक्सटेंड कर सकते हैं. यानी कि वी कैन डेवलप आर प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ C#, विद द हेल्प ऑफ VB, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट. यानी कि जितने भी लैंग्वेजेस आप देख रहे हो आपके सामने, जो आपने हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उसमें आप इसमें काम कर सकते हो. प्लस इसका सबसे बड़ा एक फीचर है कि आप एक ही एप्लीकेशन में कई सारे लैंग्वेजेस भी यूज कर सकते हैं. मतलब आपने एक अपना लैंग्वेज पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे C# में काम करना है, तो C# के साथ में आपने एक एप्लीकेशन डेवलप करना शुरू कर दिया. एक कोड ऐसा आपको मिला जो कि आपका C++ में डेवलप्ड है, और आप चाहते हो कि उस C++ का कोड मेरे इस एप्लीकेशन के साथ में आ जाए, इसका आउटपुट मुझे यहाँ पे मिले. तो आप एक स्टैंड अलोन पेज वहां पे कॉल कर सकते हो, जिसका डेफिनेशन जो लैंग्वेज होगा वो C++ दे सकते हो. तब उसको भी ये सपोर्ट करेगा. जिस लैंग्वेज का जो पार्ट बट अच्छा है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं. यस, किसी का सिक्योरिटी अच्छा है, किसी का एग्जीक्यूशन. वैसे देखा जाए तो C# जो लैंग्वेज है, मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है. जो आपका विंडोज 10 है वो C# में ही डेवलप्ड है. माइक्रोसॉफ्ट ने C# में ही डेवलप किया हुआ है. विंडोज 10, 11 जो आपका जो भी चल रहा है, सोचो कितना सक्सेस है ये, कितने लेवल पे सक्सेस है. सारे 99% विंडोज इसी पे एक्सेस हो रहे हैं. सोचो कितना मोस्ट पावरफुल है ये. तो उसमें तो कोई शक है ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी में तो कोई शक है ही नहीं कि चीज़ें जो है कैलकुलेट में दिक्कत आएंगी. तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने आर्किटेक्चर देख लिया कि एक सिंगल टायर आर्किटेक्चर होता है, एक 2 टायर होता है, एक 3 टायर होता है. 3 टायर को हम MVC कहते हैं, ASP.NET MVC, और एक होता है N टायर. अब इन सबके चारों की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो एक ही जगह पे मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ. ये जो फेसबुक ऐप हो गया वो आपका सिंगल टायर हो गया. फेसबुक वेब हो गया 2 टायर. अब फेसबुक वेब के अंदर में क्या हो गया, वेब का मतलब गया 2 टायर हो गया. क्लाइंट सर्वर को कब दिक्कत आएगी? सर्वर को तब दिक्कत आएगी जब ट्रैफिक बढ़ेगा, ज्यादा, मतलब यूजर ज्यादा हो जाएंगे. यूजर बढ़ेगा ज्यादा, ट्रैफिक बढ़ेगा तो आ गया. इग्नो की साइट को देख लो. इग्नो के जब रिजल्ट आते हैं, जिस दिन रिजल्ट आता है, या किसी भी यूनिवर्सिटी का जिस दिन रिजल्ट आता है, उसका ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है कि उसका जो वेबसाइट होता है वो क्रैश हो जाता है. रीजन बिहाइंड इट की जो रेंज है, जो यूजर्स है, कैपेसिटी है उसकी, जो संभालने की जो सर्वर की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा ट्रैफिक आ गया. और जब क्रैश हो जाता है तो फिर वहां पे क्या होता है कि अगर हम तो चलो हमारी तो जरूरत है, आज नहीं खुलेगा तो कल खोल के देखेंगे, रात भर खोल के देखते रहते हैं. लेकिन अगर आप कस्टमर हो कहीं पे, अगर आप किसी ई कॉमर्स के कस्टमर हो और उस केस में आपका वेबसाइट क्रैश कर रहा है, वो बंदा नहीं खरीदेगा आपसे, कहेगा बेकार है, 10 और भी है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने वेबसाइट के ट्रैफिक को मेंटेन करना, अपने सर्वर को मेंटेन करना. क्योंकि सर्वर अगर मेंटेन नहीं कर पाओगे तो यूजर तो भाग जाएगा. तो हम लोग उसको 3 टायर में इंप्लीमेंट कर देते हैं. 3 टायर में क्या, जो मैंने बिजनेस रूल का मतलब क्या हो गया, जो लॉजिक तुमने इंप्लीमेंट किया है. सपोज कर लो मैंने ASP.NET के अंदर में ASP.NET C# में एक एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं हम. तो ASP.NET के थ्रू आपने पेजेस डेवलप किए, वो हो गया फ्रंट एंड. बैक एंड आपने लिया है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल, वो हो गया बैक एंड. और जो कोडिंग आपने लिखी है वो आपने करी C#. दिस इज बिजनेस रूल, बिजनेस लेयर के बीच में इंटरेक्शन करने के लिए आपने क्या लिया, एक आपने लिया है बिजनेस रूल. उस बिजनेस रूल को आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है. वहां उसकी जगह आप C# भी यूज कर सकते हो, उसकी जगह पे आप VB स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो, उसकी जगह पे आप जावा भी यूज कर सकते हो. तो वो एक लेयर हो गया. तो वो आपने क्या किया, उसको आपने एक सेपरेट सर्वर पे रख दिया. यानी कि जो लॉजिक चल रहे हैं वो कहीं और चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ATM मशीन है. ATM के अंदर में पहले क्या था, 2008 से पहले की बात थी कि ATM के अंदर में एक ATM से एक ही तरह से एक ही बैंक से कनेक्टिविटी थी. आज क्या है, आज वो एंटायर में काम कर रहा है. मतलब सबने, सारे बैंकों ने क्या किया, अपने बिजनेस रूल का सिर्फ वो वाला पार्ट जहां पे पिन नंबर होता है, जहां पे आपकी कार्ड वेरीफाइड होती है, सिर्फ आपका कार्ड का पिन नंबर, उसको उन्होंने क्या किया, एक सर्वर पे डाल दिया. बाकी बिजनेस रूल ठीक है, सबका अलग तो उन्होंने डाल दिया. जैसे आप कार्ड डालते हो, सबसे पहले क्या करता है वो बिजनेस रूल जो है, जो SBI का भी वहीं पे है, HDFC का भी वहीं पे है, ICICI का भी वहीं पे है, सारे बैंकों का है वहां पे. वहां से वो आपके ऑथराइजेशन को प्रूव करता है. एक सर्वर ने पहले किया कि ऑथेंटिकेशन प्रूव किया,
अगर आपको लगता है कि बंदे ने ऑथेंटिकेशन ही प्रूफ नहीं किया, तो वाई यू आर कनेक्टिंग योर साइट, योर रिसोर्सेज टू द बैंक? अगर आप उसका ऑथराइजेशन ही गलत है, आप बैंक तक क्यों पहुंचा रहे हो उसको? आप पहले ही रोक दो। बिजनेस लेयर में ये डिफाइन कर रहा है कि आपका कार्ड का पिन ही गलत है, यानी आप यू आर नॉट ऑथराइज पर्सन टू मूव ऑन टू द बैंक, टू कनेक्ट टू द बैंक। तो मैं वहीं से आपको वापस भेज देता हूं, समझे? अगर वो सही होता है तो फिर वो जाता है, वो आपसे फिर पूछता है, फिर आपका दूसरा तो वैलिडेशन होता है, दूसरी वैलिडेशन फिर लगा रखी होती है आपका अमाउंट, विड्रॉइंग अमाउंट कितना है। तो आपका विड्रॉइंग अमाउंट है 5,000 रुपीज, आपके अकाउंट में पड़े हैं 4,000 रुपये, तो फिर वो वहीं से वापस भेज देगा, पीछे जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर ये 2 क्राइटेरियाज मैच करते हैं, इन सारी चीज़ों को मैच करता है, जो इनपुट किया गया है, तो उसके बाद वो बैंक सर्वर तक जाता है और वहां पे एक इंफॉर्मेशन, एक ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड को सेव करेगा और वापस निकाल के दे देगा। फिर वो रिस्पॉन्स किसको देगा? वो रिस्पॉन्स देगा मशीन को, यानी कि क्लाइंट को। किसी कारणवश मशीन के अंदर कोई खराबी आ जाती है, उसने तो निकाल दिया, पैसे विड्रॉ करे, वहां से ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड स्टोर हो गई, आपके पास आया और आने के बाद मशीन जो है वो कहीं किसी न किसी कारण से वो खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या करेगा? उसका रिकॉर्ड 0 सेव कर देता है, अगर निकल गया तो 1 सेव कर देगा। ट्रू फॉल्स। फिर आपका पैसा निकल जाता तो ठीक है, नहीं निकलता फिर भी आप बैंक फोन करते हो, आपको कहता है ना कि आप वेट करो, अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही इसका ऑडिट होता है इवनिंग के टाइम पे, नाइट के टाइम पे, ऑटोमेटिकली पैसा वापस चला जाता है। मतलब फिर यहाँ से अपडेट होता है, हाँ, फाइनल होता है। तो वो हाँ, तो 3 जगह पे काम हो रहा है हमारा ना, यहाँ पे उसको 3 टायर कहते हैं। और एन टायर में क्या हो गया, जो मेरा सर्वर है वो एक से ज्यादा जगहों पे है। अच्छा। डेटा सर्वर जो मेरा एक जगह पे नहीं है। पहले क्या, मेरे लिए आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा डेटा, और डेटा किस में है? सर्वर पे। मैंने अमेजोन सर्वर एक खरीदा है, उसके अंदर मैंने डेटा रखा हुआ है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर अमेजोन कहता है कि यार मैं तो बर्बाद हो गया, क्या कर लोगे आप उसका? खत्म डेटा, आपका तो सारा रिकॉर्ड उसी के अंदर था। अगर कोई बैंक सिंगल 3 टायर आर्किटेक्चर में है सपोज, या 2 टायर आर्किटेक्चर में कोई बैंक है, कल की डेट में वो बैंक दिवालिया घोषित हो गई, कुछ भी हो गया, और अब जो कस्टमर है वो तो कुछ भी बोल सकता है। उसके सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई, आग लग गया, खराब हो गया, वो तो बर्बाद हो जाएगा। कोई भी कुछ भी क्लेम कर सकता है कि मेरा इतना था पैसा, उसको देना पड़ेगा। इसीलिए बैंक्स, कॉर्पोरेट्स जितने भी हैं, यूनिवर्सिटीज जितने भी हैं, जो बड़ा है, जिनका जब अच्छा कहाँ सा काम है, वो सारे एंटायर में है। यानी उनका एक जगह डेटा सेंटर नहीं है, कई जगह डेटा सेंटर है। गूगल, जीमेल, याहू, अमेजोन, इनसे सारे डेटा सेंटर कई जगहों पे है। इवन अब तो क्या है, सिटी वाइज डेटा सेंटर उन्होंने बना दिया है कि दिल्ली के अंदर में दिल्ली का डेटा सेंटर दिल्ली में डाल दिया, ताकि उसको एक्सेस टाइम उसको कम लगे। और कई सारे डेटा सेंटर बना दिए ताकि एक जगह से अगर करप्ट हो जाता डेटा तो दूसरी जगह से मैं रिकवर कर लूँ। जैसे अभी हम शॉपिफाई यूज करते हैं, तो शॉपिफाई का अपने 4 डेटा सेंटर हैं। यस। एक जैसे मुंबई में, चेन्नई में। यस। कि अगर एक तरह से डेटा कभी बाई चांस कहीं से भी, हाँ, दूसरी तरफ से हमें डेटा एक्सेस करके हमारी वेबसाइट को स्मूथली वो रन कर देता है। मतलब जो नॉच टाइम होगा आपका वो होगा 5 सेकंड का। उस टाइम पे आपका जो डेटा DBAs होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो देखते रहते हैं। जैसे उनको लगा कि हाँ ये पुणे का डेटा सेंटर मेरा डाउन हो गया है, क्योंकि डेटा सेंटर इज अ काइंड ऑफ सर्वर मशीन। वहाँ भी रैम है, वहाँ भी रोम लगा हुआ है, वहाँ भी हार्ड डिस्क लगा हुआ है, प्रोसेसर लगा हुआ है, बहुत सारी मशीनरीज है, कुछ भी हो सकता है। लाइट का हो गया फ्लैक्चुएशन, या किसी भी तरह का कोई फ्लैक्चुएशन होगा, सिस्टम 1 मिनट डाउन हुआ तो समझ कुछ खत्म हो गया। तो वो क्या करता है, ऑन द सेम टाइम पे क्या करता है, डेटा सेंटर का जो लोकेशन होता है पुणे से उठा के महाराष्ट्र दे दिया। अब क्या है, यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ डेटा हो रहा है, सेम की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हर जगह पे साइमल्टेनियसली स्टोर हो रहा है, साइमल्टेनियसली स्टोर हो रहा है। इन द मी जो 5 सेकंड का जो नॉच आया, उसके अंदर उसने क्या किया, इसका उठा के उधर डाल दिया। उस समय तुम सब बैठे हो, मतलब द कस्टमर्स आर स्टैंडिंग ऑन, कि अभी तक कुछ नहीं कर पाए, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा। इन द मीन वाइल जैसे उसने उस डेटा सेंटर का लोकेशन चेंज किया, यहां से उठा के वहां डाला, और तीसरा जो है उसको रिपेयर में लगा दिया। अब तुम्हारा डेटा सेंटर पुणे नहीं या महाराष्ट्र चल रहा है, महाराष्ट्र से पुणे से तुम्हारा गोवा से चल रहा है, गोवा से डेटा सेंटर तुम्हारा ऑपरेट हो गया, तुम्हारी वेबसाइट लाइव हो गई। अब मेरे पास 4 डेटा सेंटर थे, एक तो शट डाउन हो गया अभी इस टाइम पे, स्टैंड बाई में चला गया, और 3 में एक ये मेन हो गया। पहले ये मेन था, अब ये मेन हो गया। अब ये इनका इसका डेटा अब इन दोनों में साइमल्टेनियसली स्टोर्ड हो रहा है, यानी तीनों एक साथ रेप्लिकेशन ऑफ डेटा में चल रहा है।
मतलब यूज एक ही डेटा सेंटर हो रहा है, बाकी सर्वर एक होगा, मतलब मेन एक्सेस यानी कि जब रिट्रीव करेगा डेटा तो एक से करेगा, लेकिन अपडेट डिलीट करते रहेगा हर जगह। अपडेट हो, डिलीट हो, अनसर्ट हो, तो ये तीनों में करेगा। लेकिन एक्सेस करेगा, जब एक्सेस कराएगा मतलब किसी को ऑथेंटिकेशन लेना है तो 3 जगह से रिप्लिकेशन क्यों करेगा? हाँ, अगर तुम्हें लॉग इन कराना है तो एक ही जगह से तुम्हारा वेरिफिकेशन यूजर आईडी पासवर्ड में चेक कर सकता हूँ, रेदर देन यहाँ से। अगर मुझे अगर मुझे कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मेरे को लेना है तो एक ही सर्वर से मैं कॉल करूंगा, नहीं तो तीनों से करूंगा तो 3 डेटा आ जाएगा मेरे पास ना। तो जब रिट्रीव करना होगा या किसी ऑथराइज करना है, एक्सेस करना है, ग्रांट लेना है तो एक से करेगा। यानी कि एक जो है मास्टर है, ये तीनों स्लेव है, ये दोनों स्लेव है। इस केस में ये डाउन है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो तीसरा वाला था, जो तीसरे को जो मेन बनाया था, इसको मेन बनाया था, इससे तो एक्सेस चल ही रहा है, बाकी से रिप्लिकेशन तो चल ही रहा है, सब सेम डेटा स्टोर कर रहा है। अब इसको जो क्या किया, स्टैंड बाय स्टार्ट कर दिया, यानी कि इसका जो प्रॉब्लम थी इसको रिजॉल्व कर दिया। और अब ये तीसरे वाले से या दूसरे वाले से इसमें क्या किया, इसका बैकअप डाल दिया, पूरा बैकअप स्टोर कर दिया इसका। अब सेम डेटा इसमें भी आ गया, अब इसको भी लाइव कर दिया, अब इसको भी स्लेव बने। अब 3 हमारे पास स्लेव होगा और एक हमारे पास में क्या है, काम कर मास्टर। एक मास्टर और 3 स्लेव चल रहे हैं, यानी डेटा मेरे पास अब चारों अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी हो सकता है ये डाउन हो गया, जैसे ये डाउन हुआ तो इसको बना दिया फिर मेन, इसको बना दिया मेन और इसको स्टैंड बाय में डाल दिया, इसको रिपेयर किया, फिर इससे इसको रिकवर कर दी। जो रेस्ट जो बच रहे हैं, इनका वेबसाइट के परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं। जो मास्टर है उससे अगर उसके डेटा में कोई चेंजेस आता है, वो चीज अलग में, वो चीज, हाँ, उसको हम लोग वहां से इस तरह से एक्सेस करा। बाकी कोई चेंजेस नहीं है तब तक नहीं है तो वो चल रहा है, हाँ, कोई चेंजेस नहीं है, कोई अपडेट नहीं है तो फिर वैसे सैम चलता रहेगा। जैसे कोई चेंजेस आएगा, कुछ अलर्ट आएगा, कुछ नया इन्फॉर्मेशन एडिट होता है, इंसर्ट होता है, तो सारे में जाके सेव होगा। लेकिन जब एक्सेस वाली बात होगी तो सिर्फ वो मास्टर से ही करता है, ठीक है। तो ये हमारे 4 तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं जो कि किसी भी एप्लीकेशन में एम्प्लॉय हो सकते हैं। जो हम लोग आज देखने जा रहे हैं वो है हमारा ASP.NET, इसको 2 टायर आर्किटेक्चर कहते हैं। उससे पहले कि अगर हम कोई ASP.NET की अगर हम साइट को डेवलप करना चाहेंगे तो मुझे कोई एक HTML का कुछ थीम भी चाहिए होगा हमें ना। तो HTML के थीम को आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। जैसे कि मैं अगर W3 लेआउट की बात करता हूँ, W3 लेआउट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, उसके लिए आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है W3 लेआउट के अंदर में। और भी बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ से आप फ्री टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप जहाँ से भी करें। उसमें भी आप फ्री डाउनलोड करके अगर आप उसको पब्लिश करके देखना चाहते हैं तो आप पब्लिश कर सकते हो, लेकिन W3 लेआउट का जो नाम होगा वो नहीं हटा सकते। हाँ, उसका नाम नहीं हटा सकते अगर उसको आप पब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि आप उसका पूरा डिज़ाइन सेम आपने अगर लिया है और सेम को ही आप अपलोड कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन दिया होता है कि आपको जो नीचे उसका जो है कॉपीराइट जो है वो आपको नहीं हटाना, उनको क्रेडिट देना होगा, उनको क्रेडिट देना होगा, तो आप बना सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पूरा थीम चेंज कर देते हैं, अपने हिसाब से उसको पूरा कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने, जैसे आपने पूरा सिर्फ उसका स्ट्रक्चर आपने लिया है, बस आपने क्या किया, स्ट्रक्चर लिया है, बस उसके सारे आपने इमेजेस चेंज कर दिए, उसके आपके सारे कंटेंट चेंज कर दिए, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो देखो इस तरह से कई सारे हैं, आप चाहो तो यहाँ से जाके अपना जो है लाइक जिस एरिया के लिए आप बनाना चाहते हो, लाइक बिजनेस हो गया, एंटरटेनमेंट है, हाउसिंग है, पोर्टफोलियोज हैं, सोशल है, कम्युनिटी है, तो आप कोई भी बना सकते हैं आप इसमें लेकर। जैसे कि मैं कोई रियल स्टेट के लिए अगर मैं बनाना चाहूँ तो मुझे रियल स्टेट के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले रियल स्टेट के लिए ढूंढना पड़ेगा बिजनेस के अंदर में एजुकेशन है, और इसमें बहुत सारे पेड भी हैं, अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद भी सकते हो इससे आप। रियल जैसे ये रियल स्टेट से रिलेटेड है, यहाँ पे देखो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पे डेमो भी आ रहा है, और यहाँ पे फ्री डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप ये 800 रुपये का है, आप चाहो तो 800 रुपये पे करके आप उसको खरीद सकते हैं।
खरीदोगे तो ये है कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, लोगो तो हाँ, अपना पर्सनल हो जाएगा, आपका पर्सनल हो जाएगा, फिर आप कुछ भी कर सकते हो। बाकी दोनों में सेम कंटेंट है। हाँ, आप फ्री डाउनलोड में करते हो तो इसको जो है आपको परमिशन देनी पड़ेगी। लाइक इसको आप डाउनलोड करते हो तो आपसे कहेगा कि हाँ भाई मुझे भी लाइक प्रमोशन करो, तो उसके लिए प्रमोशन के लिए आप जैसे फेसबुक से भी कर सकते हैं उसका, मतलब बेसिकली आपको टैग दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे आपके अकाउंट से वो आप जैसे कि आपने डाउनलोड किया तो अपना जो एक बैकलिंक्स जो है वो आपके फेसबुक के थ्रू भेज देगा, तो मतलब उसका एक तरह से एडवर्टीजमेंट हो गया ना। जैसे मेरा अकाउंट हो गया यहाँ से, अब यहाँ से मैं प्रॉपर्टी के नाम से मैं सर्च कर लेता हूँ। अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो पहले आपको अपना अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा। हाँ, W3 लेआउट में जाके अकाउंट पहले बनाओगे, और बनाने के बाद फिर आप, अब मैं करूँगा ऐड टू कार्ट, सॉरी फ्री डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ अभी, और यहाँ पे देखो आ गया। तो ये फॉलो करने के लिए बोल रहा है कि कहाँ से आप मुझे फॉलो करोगे, तो मैंने यहाँ पे फॉलो कर दिया। फेसबुक से मैं फॉलो करना चाहता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा उसका खुल के, और उसके बाद वो फॉलो का लिंक उसमें चला गया। मैं यहाँ पे अब डाउनलोड कर सकता हूँ, देखो मेरा डाउनलोड हो रहा है। अपना प्रचार करवाएगा, हाँ, अपना एडवर्टीजमेंट कराएगा ना। आप जो अगर फ्री में कुछ दे रहा है तो कुछ तो चाहिए उसको ना। अब देखो आपके पास जिप फाइल एक आ गई, property.zip फाइल आपके पास आ गई। अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो कैसा है। तो आप यहाँ पे उसको ट्रैक कर लें। आपने इसको ट्रैक कर लिया। अब इसको ओपन करके आप अपनी फाइल देख लो। तो ये लाइसेंस वाली फाइल है, इसको आप डिलीट कर दो, इसका कोई काम नहीं है। लाइसेंस में ये लिखा होता है कि आपका जो है, अगर आपने इसको अपलोड किया तो अपलोड वो हटाना नहीं है। तो ये देखो एक साइट है पूरी जिससे बनी हुई है, उन्होंने W3 लेआउट के थ्रू बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे डिज़ाइन बाय W3, इसको नहीं हटा सकते आप। अगर आपने पूरा लेआउट चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपने इसका ये चेंज कर दिया, ये पिक्चर चेंज कर दी, या स्टाइल चेंज कर दिया, थोड़ा सा ये कलर वाला चेंज कर दिया, ये इमेजेस टेक्स्ट वगैरह सब चेंज कर दिया, तो यू कैन अपलोड इट। तो वो तो करेगा ही करेगा, अदरवाइज नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो इस तरह से हम लोग ने एक छोटा सा डाउनलोड किया है, इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कुछ मेन्यूज बने हुए हैं, हम अपने हिसाब से इसको पूरा कस्टमाइज करके बना लेंगे। अगर हम इसको मोबाइल व्यू के अंदर में देखते हैं तो वो उसका आउटपुट भी यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि वो किस तरह से वो शो होगा। तो ये भी ठीक से चल रहा है। तो चलो इसको हम लेते हैं। अब इसको हम लोग कैसे डिप्लॉय करेंगे ASP.NET के अंदर, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ASP.NET क्या है? एक्टिव सर्वर पेजेस, राइट। तो जो ये फोल्डर आपने डाउनलोड किया है ना, ये पूरा का पूरा फोल्डर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं आपको पूरा चाहिए। अगर इसमें से एक भी रिसोर्सेस रह गया, कोई फाइल रह गई, तो फिर आपका रिसोर्सेस नॉट फाउंड का मैसेज आएगा। तो ये रिसोर्सेज मेरे पास है। उससे पहले मुझे ASP.NET एप्लीकेशन भी ओपन करना है। तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा? विजुअल स्टूडियो में। विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया। जैसे मैं उसको स्टार्ट से दिखा देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट में मैं गया और यहाँ से मैंने विजुअल स्टूडियो किया। मेरे पास 2022 है, 2017 भी है, तो मैं किसी में भी डेवलप कर सकता हूँ। मैंने 2022 में ही डेवलप करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। और एक बात, इसको इंस्टॉल करने की बात अगर हम करते हैं, विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने की बात करते हैं, तो आप सीधा का सीधा आप गूगल पे जाओ, और गूगल पे जाके वहाँ पे कम्युनिटी आएगा, आप लोगों के लिए कम्युनिटी आएगा, कम्युनिटी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें इंटरप्राइज भी है, प्रोफेशनल भी। आप वो मत करना, आप कम्युनिटी करना। कम्युनिटी में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और आपको एक हॉटमेल में अकाउंट एक क्रिएट करना होगा। जब वो आपसे डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप अपना अकाउंट से उसको लॉग इन कर लेना, तब आप उसको प्रॉपर एक्सेस कर पाओगे। अगर इसमें कोई भी चेंजेस है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया था कि इसमें विंडोज़ नहीं था, तो कुछ रिसोर्सेस हैं जो आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके पास इंस्टॉलर भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे इंस्टॉलर है, मैं इंस्टॉलर पे जाता हूँ और इंस्टॉलर पे जाके जो मुझे चाहिए मैं यहाँ से, अगर मुझे सपोज कुछ कंपोनेंट चाहिए तो मैं कंपोनेंट भी ले सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास दोनों के लिए आ रहा है मॉडिफिकेशन के लिए। मेरे पास 2022 के लिए भी मॉडिफिकेशन के लिए आ रहा है और इसके लिए भी तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई पे जाता हूँ, इस पर। तो मॉडिफाई पे जाने के बाद ये आएगा आपका तब जब आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। लेकिन आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो ये विंडो आएगी जो आपके सामने दिख रही है। तो फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करते हो तो या मैंने देखो ASP.NET सेलेक्ट कर लिया था, क्लिक कर लिया, वो इंस्टॉल कर तो इंस्टॉल हो गया। अगर मैं अब चाहता हूं कि मेरा विंडोज फॉर्म में इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पे मुझे क्या सेलेक्ट करना होगा? .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो मेरा विंडो फॉर्म वाला वो जो पार्ट जो मैं अभी दिखा नहीं रहा था, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, सिंगल टेयर आर्किटेक्चर, विंडोज फॉर्म, विन फॉर्म्स वाले एप्लीकेशन मैं बना सकता हूँ।
जैसे कि आपका MS ऑफिस बना हुआ है वो विंडोज फॉर्म है, जैसे कि तुम्हारा विंडोज बना हुआ है वो विन फॉर्म्स है, वो सारे विन फॉर्म्स के थ्रू ही बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के लिए आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कभी सिस्टम ज़्यादा हैवी ना हो जाए, इसीलिए हम लोग करते नहीं है, जैसे जैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग कर लेंगे। जैसे ये प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सल विंडोज़ के लिए, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास में अज्योर डेवलपमेंट के लिए, हमारा पाइथन डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, तो ये हमारे पास में उसके लिए भी है, गेम्स के लिए भी है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ये है हमारा अज्योर आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको, मरीन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आप कर सकते हो। इवन आपको सिंगल कंपोनेंट अगर आपको चाहिए तो भी कर सकते हैं। सिंगल कंपोनेंट में जाके सब, कभी कभी क्या होता है कि ASP.NET एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है लेकिन वहाँ पे विन फॉर्म वो नहीं आते, वेब फॉर्म्स नहीं आते, .NET फ्रेमवर्क वाले वेब फॉर्म्स नहीं आते। तो उस केस में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा .NET फ्रेमवर्क डेवलपमेंट टूल, ये वाला .NET 4.8 डेवलपमेंट टूल्स, ये आपको यहाँ से इंस्टॉल करना होगा इंडिविजुअल में जाकर, तब जाकर आपका वहाँ पे चलेगा। और इस तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे वैसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, है ना। तो फिलहाल तो इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं, हम लोग जाते हैं क्रिएट पे। अब चूंकि देखो क्या है, रीसेंट प्रोजेक्ट, ये रीसेंट टेम्पलेट है जो कि हमने रिसेंटली अभी एक्सेस किया है, और ये वो है जो कि हमारे पास में टेम्पलेट्स हैं जो जिसमें हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। वो ये टैग है जहाँ पे हम लोग कोई भी लैंग्वेज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में मुझे काम करना है तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, और ये मेरा टाइप ऑफ एप्लीकेशन है, राइट। अब मुझे यहाँ पे जो बनाना है वो मुझे बनाना था ASP.NET वेब एप्लीकेशन, ऑलरेडी मेरे पास है। अब यहाँ पे ASP.NEट वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? .NEट फ्रेमवर्क है, और एक अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखोगे, अगर मैं ASP.NEट देता हूँ, क्योंकि उसमें समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक है फ्रेमवर्क, एक है कोर। दिख रहा है आपको? ऊपर ही था, है ना, एक कोर भी दिख रहा है आपको, एक कोर भी दिख रहा है, और एक आपको फ्रेमवर्क भी दिख रहा है, ये वाला फ्रेमवर्क है। तो अब नीचे फ्रेमवर्क भी आ जाएगा, देखो ये ASP.NEट फ्रेमवर्क, और यहाँ पे ASP.NEट कोर, इन दोनों में क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है। आप इसमें देखो कि अगर ASP.NEट अगर आप फ्रेमवर्क यूज करते हो, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड सर्विसेज। .NEट फ्रेमवर्क इज अ मिडिल लेयर बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है, 11 है, तुम्हारे पास 10 है। पहले तो जब तुम विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करोगे, कैसे करोगे? यू मस्ट हैव अ विंडो ना, तुम्हारा विंडो तो चाहिए, बिना उसके तो तुम कर नहीं सकते। तो तुम्हारे पास एक विंडो है जिसका नाम है विंडो 10 या विंडो 11। उसके ऊपर जब तुम इंस्टॉल करोगे विजुअल स्टूडियो .NET को, तो सबसे पहले .NEट का फ्रेमवर्क इंस्टॉल होगा, उसके बाद पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म इंस्टॉल होगा, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। यानी कि यहाँ पे दो चीजें हैं, ये जो विजुअल स्टूडियो है उसके दो पार्ट हैं यहाँ पे, एक फ्रेमवर्क है और उस फ्रेमवर्क के ऊपर में पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म पे तुम काम कर रहे हो, लेकिन उस काम कराने के लिए जो लेयर है वो क्या है? फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड सर्विसेज। सर्विसेज उसके पास है, डेवलपमेंट के पास में नहीं है। डेवलपमेंट के पास तुम डेवलप कर रहे हो, तुम वहां डेवलप करके तुमने लिखा यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। तो जो रिसोर्सेस आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है फ्रेमवर्क से, वो आ रहा है लाइब्रेरी से। .NEट की सारी लाइब्रेरी कहां पे है? इस फ्रेमवर्क के अंदर में। तो यहां पे बात आती है किसकी? फ्रेमवर्क की। अब यहाँ ये जो ASP.NEट फ्रेमवर्क हो गया वो डिपेंडेंट हो गया फ्रेमवर्क पे, यानी कि जहां पे तुम इस एप्लीकेशन को डेवलप करके रन कराओगे वहां पे फ्रेमवर्क चाहिए। अगर 4.0 में तुमने बनाया है तो 4.0 का फ्रेमवर्क चाहिए, अगर 4.5 में बनाया तो 4.5 का चाहिए। जो एंटीवायरस है, नाम नहीं, क्विक हिल जो है वो .NEट पे बना हुआ है। कभी एक काम करना, देखना चाहो तो, अगर तुम चाहो तो ChatGPT से भी पूछ सकते हो, गूगल से भी पूछ सकते हो इसके बारे में, वो बता देगा। तो जब तुम इंस्टॉल करोगे ना इसको, विजुअल स्टूडियो ये क्विक हिल को, तो वो तुमसे कहेगा कि .NEट का फ्रेमवर्क चाहिए 4.5। तुमसे कहेगा .NEट का फ्रेमवर्क चाहिए 4.5। तुमको अगर ये क्या आ गया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी विंडो 10 अगर तुम्हारे पास तुम खरीद रहे हो, तुम्हारे पास लाइसेंस उसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो तुम्हें ये चीज देगी पहले से ही, क्योंकि उसकी रिसोर्सेस है,
उसको पता है मार्केट में मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स मैंने डाले हुए हैं। तो जब मैं विंडो इंस्टॉल करूंगा सामने वाले मशीन का, तो फ्रेमवर्क बहुत छोटी सी फाइल होती है, बहुत मतलब कुछ MB KV की फाइल है, नॉट MB KV में आती है वो। तो वो रिसोर्सेज जो है वो तुम्हारे इंस्टॉल कर देगा पहले ही। अगर आप तुम कंट्रोल पैनल खोल के देखोगे तो तुम देखोगे वो सारे रिसोर्सेज तुम्हें दिख रहेंगे उस फ्रेमवर्क के। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी आपको दे रहा है, ऑलरेडी वो पहले ही उसको इंस्टॉल करवाता है, इंस्टॉल कराता है, उसके बाद कराता है। तो ये जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क इज अ मिडिल लेयर बिटवीन द एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम वहां पे काम कर रहे हो, तुम पेज पे तुमने कोडिंग करी है ये कि भाई मेरे को चाहिए सिस्टम डॉट ड्राइंग, तो ड्राइंग क्लास को कॉल करेगा कौन, ये करेगा फ्रेमवर्क करेगा। तो फ्रेमवर्क डिपेंड करता है कि अब तुमने इसमें बनाया कौन सा और फ्रेमवर्क कौन सा है। अब सिस्टम के अंदर तुम्हारे पास फ्रेमवर्क है 4.5 और तुमने उसको जो डेवलप किया है वो 4.8 में किया है। अब कैसे चलेगा? प्रॉब्लम आ गई, क्रैश कर जाएगी फाइल। वो बोलेगा नहीं चाहिए मेरे को, ये नहीं चाहिए मेरे को, वो चाहिए। तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंगली उसको फ्रेमवर्क में देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी, डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के पास दूसरी डिपेंडेंसी क्या हो, इसमें सबसे बड़ी डिपेंडेंसीज क्या आ रही थी कि जो माइक्रोसॉफ्ट के जो फाइल थी वहां तो माइक्रोसॉफ्ट ने लगा दिया कि हाँ भाई माइक्रोसॉफ्ट की है तो चलेगी। लेकिन जो 1% 2% जो विंडोज यूज कर रहे हैं मैक का, जो यूज कर रहे हैं लिनक्स का, वो कहेंगे हम क्यों इंस्टॉल करें। अब आपके कस्टमर 2% तो वो भी है, आपको हो गया 2% वहां भी फोकस करना है, तो अब मैं क्या करूं। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, .NET विजुअल स्टूडियो ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, इन्होंने क्या किया, एक और लॉन्च कर रहे, इसका नाम कर रहे कोर। अब कोर के साथ उन्होंने क्या किया कि जो फाइलें थी ना उन्होंने एक जगह असेंबल करके डाल दी कोर के अंदर में। अब उन्होंने कहा कि अगर कोर में डेवलप करते हो तो आपको .NET फ्रेमवर्क की जरूरत ही नहीं है, आपको .NET फ्रेमवर्क की जरूरत ही नहीं है। यानी कि अगर आप .NET कोर में अगर आप फ्रेमवर्क में बनाओगे तो आपका फ्रेमवर्क सिर्फ विंडो में ही चलेगा, आप लिनक्स में और मैक में नहीं चला सकते क्योंकि डिपेंडेंसीज उसमें नहीं है। देखो उसका एग्जांपल दिखाता हूं। देखो अगर मैं यहाँ पे फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर रहा हूं तो फ्रेमवर्क में क्या बना रहा हूं, C# के अंदर में मैं क्या बना रहा हूं, सिर्फ विंडोज और क्लाउड और वेब बस। लेकिन अगर मैं कोर की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बना रहा हूं, C# में लिनक्स, मैक, विंडोज, क्लाउड सर्विस, किसी भी प्लेटफॉर्म। ये है, दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द ASP.NET फ्रेमवर्क एंड ASP.NET कोर। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, जब आप इंटरव्यूज देने जाओगे तो ये कुछ एग्जांपल के तौर पे पूछते हैं वो कि कैसे होगा, इसमें मेन डिफरेंस बताओ। समझ में आ गया? आप क्लियर हो गया ना पिक्चर? है कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नहीं। जैसे सर एक लेयर इसमें डाल दिया विंडोज और इसके कोड के बीच में, जो लेयर कनेक्ट करा देगा हर उससे, मतलब लेयर हो गया, एक लेयर हो गया, फ्रेमवर्क का लेयर हो गया बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो सारी रिसोर्स उसके अंदर डाल दी उसने। अब डाल दी तो चलेगा, वहां से एक्सेस करेगा, जो मतलब जो एप्लीकेशन जब रन करेगा जो उसको रिक्वायरमेंट होगी वो दे देगा। इवन उसके अंदर में जो सर्विसेज हैं यानी कि ट्रांसलेशन सर्विसेज वो भी इसी के अंदर में, मतलब बीच में जो लेयर है वो इसको और इसको कनेक्ट करता है। कोई भी लैंग्वेज जो भी एक्सेस करेगा, जो क्लाइंट जो जैसे ही ऊपर डेवलपमेंट एप्लीकेशन लेयर जैसे एक्सेस होगा उसका, जब वो रन करेगा तो जब उसको रन करेगा सबसे पहले आपने F5 प्रेस किया, तो F5 करते ही क्या किया, उसका जो डिबगिंग था, कंपाइलेशन सर्विसेज स्टार्ट हुआ। तो कंपाइल का भी जो सर्विसेज है वो भी किसके अंदर में है, वो भी फ्रेमवर्क के अंदर में, यानी CLR और JIT। जो CLR और JIT है, जस्ट इन टाइम और कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जो उसका कंपाइलर है वो भी .NET फ्रेमवर्क के अंदर ही है। तो फ्रेमवर्क उसको जब देखा, उसको रीड किया, डिबग किया और उसको देने के बाद ट्रांसलेट किया, यानी कि जो मैनेज कोड हो गया, जो उसका कोड है वो मैनेज कोड है, उस कोड को MSIL कोड में ट्रांसलेट किया, फिर MSIL कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, तो मशीन को दिया, फिर मशीन ने उसको देखा सब कुछ सही है, फिर उसको फिर MSIL में कन्वर्ट किया, फिर MSIL से फिर हमारे पास में आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये जो बीच का जो लेयर है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसको हम लोग .NET फ्रेमवर्क के साथ में जानते थे। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ ये विंडोज में ही जाके इंस्टॉल होगा, यानी कि जिसको हम लोग विंडोज में ही एक्सेस कर सकते हैं, लिनक्स में हम नहीं कर सकते, मैक में नहीं कर सकते। बस सिर्फ ये 2% जो हमारी मशीन है उसमें नहीं हो पाता। उसके लिए भी उन्होंने इस तरह के रिसोर्सेज बना दिए कि आप चाहो तो ऐसे बनाओ, इसको आप कहीं भी एक्सेस करो। 100% कस्टमर को टारगेट करो, 100% कस्टमर को टारगेट करो। आप क्यों 2% भी छोड़ रहे हो?
2% भी आप क्यों छोड़ रहे हो, आप यहां से एक्सेस करो। तो ये पार्ट है उसका, ठीक है। तो हम लोग अभी फिलहाल क्या करें, सबसे पहले हम लोग बेस तो जानना हमें जरूरी है। तो हमारे पास ASP.NET हम लोगों ने फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया जिसके अंदर हम विंडोज एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। अगर आप एक बार इसको सेलेक्ट कर लेते हो तो दोबारा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके रिसेंट वाले में आ जाएगा, ठीक है। आपने ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे जाते हो। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपके पास में एप्लीकेशन का नाम पूछता है, आपने अपने एप्लीकेशन का नाम, रियल एस्टेट, ठीक है, आपने नाम डाल दिया। ये बाय डिफॉल्ट आपके इस लोकेशन में सेव होता है। आप चाहो तो अपना लोकेशन चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि जो आपका एप्लीकेशन का सोल्यूशन फाइल मतलब कि उसका सोल्यूशन जो कि आपके पूरे एप्लीकेशन के रिसोर्सेज को बाइंड करके रखता है, द नेम ऑफ द सोल्यूशन उसी के नाम से होता है जो आपका एप्लीकेशन का नाम होगा। तो जो सोल्यूशन की फाइल है, क्या आप उसी फोल्डर में सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे आप टिक कर दो, और नहीं चाहते हो तो हटा दो। बेसिकली क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर है ना, दो अलग अलग पार्ट है। तो यानी कि जो वेब वाला जो पेजेस है, पेजेस क्या होगा, पेजेस को वो अलग सेव करता है, और जो प्रोजेक्ट का जो मेन सोर्स है उसको अलग सेव करता है। तो ऐसे अगर आप टिक कर देते हो तो एक ही फोल्डर में आपके दोनों फाइल चली जाती है। यानी कि सोल्यूशन फाइल जैसे आप ओपन करोगे तो सोल्यूशन फाइल पूरे एप्लीकेशन को कॉल कर देगा, यानी पूरा एप्लीकेशन ओपन कर देगा। सोल्यूशन फाइल इज अ फाइल, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनता है और कहां पे बनेगा। ये देखो, आपने क्लिक कर दिया, यानी कि आपने क्या किया, रियल स्टेट app.sln होगा उसका एक्सटेंशन सोल्यूशन फाइल का। और ये पूछ रहा है कि मैं कौन से फ्रेमवर्क में बनाऊं। नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रेमवर्क। जब से .NET इंस्टॉल हुआ है, आया है .NET 2000 में, जो .NET का विजुअल स्टूडियो .NET 2000 आया था, उसका फ्रेमवर्क आया था 1.0 सबसे पहले। फिर आया 2003 आया, 2003 आया तुम्हारा फ्रेमवर्क 1.1। फिर आया विजुअल स्टूडियो 2005, वो आया 2.0। फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड बढ़ता चला गया कि उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ती चली गई। उसके अंदर में माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ इंप्रूवमेंट्स डाल दिए, उसको थोड़ा सा ड्रास्टिक बना दिया, तो इंप्रूवमेंट होता चला गया। पहले उसमें 2 लैंग्वेज यूज होती थी, आज मेरे पास में 109 लैंग्वेजेस हैं। पहले वहां पे सिर्फ, पहले जब आया था 2000 उसके अंदर सिर्फ विंडोज फॉर्म जनरेट होते थे, वेब फॉर्म नहीं बनते थे। वेब फॉर्म 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ, यानी इस पे .NET 2002 में आया। धीरे धीरे करके कैपेबिलिटीज बढ़ती गई तो फ्रेमवर्क भी तो बढ़ेगा। जैसे आप विंडोज 98 यूज करते थे, 95 यूज करते थे, 95 से 97 आया, 98 आया, 98 के बाद फिर आपके पास में 2000 आया, 2003 आया, 2005 आया, देख रहे हो ना आप लोग, 2007 आया, 7 विंडोज 7 के बाद विंडो 8, 8.1, फिर 10 क्या था क्या है ये उसके अपडेटेड वर्जन है। जैसे जैसे होता गया होता है, उसी तरह से ये भी डेवलपमेंट है जो ये आपके पास है। आप चाहो तो किसी बैकएंड में भी काम कर सकते हो, पीछे वाले पे भी नए हुए। लेटेस्ट ये आपके पास 4.8 है, आप 4.8 पे भी काम कर सकते हो, आप 4.7 पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। यहां से जाके फिर आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट करने के बाद आपके पास अब ये बता रहा है आपको कि आपको किस तरह के एप्लीकेशन को बनाना है। सबसे पहला एम्प्टी है, मतलब बिल्कुल स्क्रैच, कुछ नहीं मिलेगा आपको कोई भी आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, कोई आपको पेजेस नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ हम एक एप्लीकेशन का एक प्लेटफॉर्म दे देंगे, आपको पेजेस खुद लेना है, सब कुछ बनाना है स्क्रैच लेवल पे, एम्प्टी। दूसरा ऑप्शन मेरे पास वेब का है, वेब फॉर्म। अगर आप वेब फॉर्म लेते हो तो आपको एक टेम्पलेट मिलेगा, लिखा हुआ ना, क्रिएटिंग अ टेम्पलेट इन ASP.NET एप्लीकेशन एंड लेट्स यू बिल्ड द डायनामिक वेबसाइट यूजिंग द फैमिलियर ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट model, a design surface and the hundreds of the controls and the components lets you repeatedly build sophisticated powerful UI event driven site with data access। मतलब इसने क्या किया, एक पहले से प्री बिल्ड एक एप्लीकेशन आपको बना के देगा जहां पे आपके पास हंड्रेड्स से भी ज्यादा कंट्रोल्स मिलेंगे। आपको प्री बिल्ड होगा जिसके अंदर में आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे 3 पेजेस भी बना के देगा, यानी कि आपको स्टैटिक डायनामिक्स वेबसाइट बना के एक दे रहा है। 3 पेजेस उसके अंदर में होंगे, यानी कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट के नाम से पेजेस होंगे। उसमें आपके पास जो पेजेस होंगे उसमें मास्टर पेज भी होगा और कंटेंट पेज भी होगा। मास्टर पेज का एग्जाम्पल बना होगा उसके अंदर में। मतलब एक तरह से देखी जाए तो एक साइट बना के आपको दे रहा है 3 पेज की, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, जिसमें जो इनिशियल लेवल पे जो साइट के अंदर होनी चाहिए वो सारी चीजें आपको वो बना के दे रहा है एग्जाम्पल के तौर पे।
आप उसी के अंदर लेके उसको चेंजेस करके आप पूरी साइट बना सकते हो। ठीक है, और एक है आपका थर्ड वाला जो दिख रहा है MVC, ये हो गया 3 टायर आर्किटेक्चर। पहले ASP.NET आया, फिर ASP.NEट MVC आया। MVC होगा 3 टायर, ये जो हम बना रहे हैं ये 2 टायर है, ये 2 टायर है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो इस एप्लीकेशन को हम 3 टायर के अंदर में हम लोग इसको क्या बना सकते हैं, यानी कि हमारा बेसिकली 3 टायर आर्किटेक्चर क्यों यूज होता है, रिसोर्सेस को इजी एक्सेस कराने के लिए, ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए। मेन ऑब्जेक्ट तो मेरा वही है, लेकिन उससे पहले हमें 2 टायर भी तो समझना होगा। 2 टायर में हम 3 टायर भी बना सकते हैं, MVC को हम 3 टायर में भी डेवलप कर सकते हैं। हमें फोल्डर्स बना देंगे अलग अलग और क्लासेस अलग अलग डिफाइन कर देंगे और हम उस क्लास को हम वहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये 3 टायर MVC का मतलब यही होना कि मॉडल को हम लोग अलग डिप्लॉय हाँ, कर सकते हैं, बस व्यू ये- को अलग डिप्लॉय कर सकते हैं Yes. और कंट्रोलर को अलग डिप्लॉय। लॉजिक आपने अलग रखा हुआ है, हाँ। फॉर्म्स आपने UI आपने अलग बनाया हुआ, डेटाबेस लेयर आपका अलग है। दिस इज तो ये काम हम पहले हम वेब फॉर्म में हम करते थे, लेकिन ऑलरेडी अगर हमारे पास MVC का आर्किटेक्चर ऐसा बना हुआ है तो वाई वी गो फॉर ASP.NET। अगर वो भी कहता है कि मेरे को इस तरह से आप करना है, तो आपका जब वो चीजें बनी हुई है तो आप 3 में क्यों जाओगे, 2 में क्यों जाओगे, फिर तो आप उसी में बना लो, है ना। लेकिन उससे पहले आपको वेब फॉर्म सेलेक्ट समझना होगा, फिर आपका वेब API है, फिर सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज जैसे गूगल एक सिंगल पेज। मेन इसका मोटो डिप्लॉयमेंट का ही है। मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि फोल्डर अलग अलग खाली कर दिया, नहीं, मेन उसका डिप्लॉयमेंट से कंसर्न में है कि आपका आर्किटेक्चर उसने इस तरह से, क्या बोलते हैं, MVC को आर्किटेक्चर बोला जाता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। MVC इज अ 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर मतलब यूजर लेयर अलग, बिजनेस लॉजिक अलग, डेटा लेयर अलग, बस यही है और कुछ नहीं है। वही काम हम लोग ASP.NET में भी करते थे। ये आ गया तो उसने क्या किया, इन्होंने कस्टमाइज करके 3 अलग अलग फोल्डर्स बना दिए, वो तीनों में अपने आप चाहता है चीजें। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी एप्लीकेशन डेवलप करो तो आप इसको वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लो। एम्प्टी में क्या है, बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं समझने के लिए चीज़ों को। अगर आप चाहोगे ASP.NET वेब सेलेक्ट कर लोगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी होने चाहिए, जैसे कि आपका एक्सटेंशन हाइडर है, एक्सटेंशन आपका ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्लगइन्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे जाके कुछ चीज़ों को डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो वो इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये बना लेते हो तो फिर आप ये भी आप इजीली समझ सकते हो कि हम स्क्रैच लेवल पे लेके मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये वाला सिखाता हूँ, पहले दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको लेनी चाहिए होगी किसी भी स्क्रैच लेवल पे एप्लीकेशन। तो ये हम लोग ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ASP.MVC से कुछ API वगैरह कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना जरूरी है, राइट, और क्रिएट पे क्लिक कर देते हो। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, आपको रियल स्टेट ऐप के नाम से एक फोल्डर रिपोज के अंदर वो क्रिएट करेगा। रिपोज के नाम से देखो, C ड्राइव के अंदर में, यूजर के अंदर में, रिपोज के अंदर में एक फोल्डर उसने बना दिया, पाथ बना दिया था ना। ये ओवरव्यू का पेज है, इसको हम बंद कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात समझने वाली बात है, ये जो ASP.NET है वो आपको क्या दे रहा है, एक ID प्रोवाइड कर रहा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जो आपको यूजर के साथ में जोड़ रहा है। ASP.NET का जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, वो उसका जो पार्ट है वो है आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर। सबसे पहला जहां पे आपका सोल्यूशन एक्सप्लोर हो रहा है, आपका सोल्यूशन का नाम है रियल स्टेट ऐप, और इसके अंदर में दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ द सोल्यूशन। इफ यू वांट टू व्यू द डायरेक्टरी ऑफ दिस फोल्डर, यू कैन जस्ट राइट क्लिक हियर एंड सेलेक्ट ओपन फोल्डर इन एक्सप्लोरर। देखो ये आपका आ गया, और यहाँ पे आपके पास में SLN की फाइल दिख रही है जो मैंने आपको बताया था। ये रियल स्टेट SLN की फाइल है ये वाली। अगर मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरा इंटायर एप्लीकेशन इसकी वजह से लोड हो जाएगा पूरा। फिर हम लोग वहीं पहुंचे। यस, ये आपके पूरे एप्लीकेशन के सारे रिसोर्सेज को बाइंड करके रखा हुआ है इसने। अगर आपको सपोज करो आपके एप्लीकेशन को मूव करना है, अपने मैनेजर को दिखाना है, किसी के पास जाना है, तो आप क्या करोगे, इंटायर फोल्डर के साथ इस सॉल्यूशन फाइल को भी लेके जाओगे। अगर आपने सपोज करो सॉल्यूशन फाइल को अगर आपने इस फोल्डर के अंदर डिप्लॉय नहीं किया, वो कहीं और है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अच्छा तरीका यही है कि जहां पे भी आप उसको बनाओ, उसको प्लेस वहीं कर दो। तो यहाँ पे आपने कर दिया तो आपके लिए इजी रहेगा उसको बाइंड अप करना, उसको खोलना। अदरवाइज ये नहीं मिलेगा तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है ढूंढने में। तो देखो ये मेरा रिपोज नाम का फोल्डर हो गया जिसके अंदर में ये फाइल है। मैं इस फाइल को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और जाके जहां भी इसको डिप्लॉय करूंगा वहां उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ किसी को। ठीक है,
सर डिप्लॉय करने के लिए तो दूसरे सिस्टम में भी तो सेम सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा ना, विजुअल स्टूडियो। हाँ, अगर आप डिप्लॉय नहीं करना, डिप्लॉय के लिए ज़रूरी नहीं है, डिप्लॉय तो सर्वर में होता बिल्ड था, बना के डाला था तो बिल्ड करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो तो हमें सर्वर पे डिप्लॉय का मतलब, डिप्लॉय में सर्वर में अगर आप करोगे तो सर्वर में उसको फ्रेमवर्क तो चाहिए चाहिए, अगर आपको फ्रेमवर्क बनाया है तो कोर है तो कोर का चाहिए उसको, है ना। तो रिसोर्सेज तो चाहिए चाहिए ना, जहां भी आप उसको एक्सेस करोगे उसके लिए, एक्सेस के लिए तो रिसोर्सेज आपको चाहिए चाहिए, बिना जिसमें भी आप उसको एक्सेस कराओगे। द थिंग इज दैट दिस कि जब इसको पब्लिश कर देते हैं तो पब्लिश के टाइम पे उसका जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है, वो इजीली एक्सेस करा लेता है। चलो उस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे तो हम बताएंगे आपको कैसे इसको पब्लिश भी करेंगे, इसको डिप्लॉय भी करेंगे। डिप्लॉयमेंट के लिए जैसे हमारा वेब एप्लीकेशन है तो मुझे सर्वर खरीदना पड़ेगा, मुझे इसके लिए परचेस करना होगा ना सर्वर में। अब मैं सर्वर जो खरीदूंगा वो सर्वर के अंदर में .NET फ्रेमवर्क का ये डला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं मेरा। अब मैंने किया था 6.7 मैंने सेलेक्ट किया, 4.7.2 हमने सेलेक्ट किया, तो 4.7.2 चाहिए वहां पे। अगर वो वहां पर 4.5 है तो नहीं चलेगा मेरा। इसी प्लेटफॉर्म पे वो कोड में अपना जो उसमें लिखे हैं तो वही उसी में चलेगा। उसी में चलेगा। तो मुझे सबसे पहले सर्वर वाले से कंफर्म करना पड़ेगा कि आपके पास ये है। अगर मेरा एप्लीकेशन मैंने उससे परचेस कर लिया, बहुत प्रॉब्लम आती है डिप्लॉयमेंट में से, मैंने पब्लिश कर दिया वहां पे, लेकिन पब्लिश में रन टाइम एरर आएगा, ये रन टाइम एरर आएगा, वो दिखाएगा फ्रेमवर्क नॉट इंस्टॉल्ड इन द डेस्टिनेशन सिस्टम, इस तरह से मैसेज आएगा उसके पास में। तो उसको क्या करना होगा, उसको वहां पे जाके वहां पे उसको डिप्लॉयमेंट में जाके उसको इंस्टॉल करना होगा, फिर सर्वर वाले को आपको बताना पड़ेगा, तो सर्वर वाला वहां पे करेगा। तो कभी कभी परमिशन नहीं देता, एक्सेस की परमिशन नहीं होती तभी भी नहीं एक्सेस करता है वो। तो सिस्टम में चाहिए, क्लाइंट को नहीं चाहिए। क्लाइंट को नहीं चाहिए, क्लाइंट तो वही ब्राउजर में कहीं से भी एक्सेस करेगा। लेकिन कहीं जो नए डेवलपर्स होते हैं ना, उनको भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है इस मामले में, बहुत कह रहा सर तो हर एक में जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्रेमवर्क, उसके बाद एक्सेस करेगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्लाइंट उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो जो ASP.NET है जो मैं आपके बात कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ID है, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि द सिस्टम इज इंटीग्रेटेड विद द यूजर। आप इसके साथ जुड़े हो बिकॉज ऑफ सोल्यूशन एक्सप्लोरर। तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर इज अ मीडिया थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट इट। अगर ये नहीं होता तो मैं फोल्डर में कैसे पहुंचता, ये नहीं होता तो मैं किसी फाइल को कैसे देख पाता कि इसके अंदर क्या है, ये नहीं होता तो मैं किसी फाइल को पेज को ओपन नहीं कर सकता था, पूरा इंफॉर्मेशन इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक पेज है जिसका नाम है default.aspx, है ना। अब इस पेज के दो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है वो HTML पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट साइड, और एक दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग कहेंगे सर्वर साइड, ठीक है, जहां पे मेरा C# का कोड है, क्योंकि मैंने वहां पे ASP.NET C# सेलेक्ट किया था, C# लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट करी, तो C# के अकॉर्डिंगली ये जो मेरा पेज हो गया ये सर्वर साइड का पेज हो गया, और ये जो मेरा पेज हो गया वो क्लाइंट साइड का पेज हो गया जहां पे HTML का पेज है। यानी कि देखा जाए तो ये पेजेस मेरे पास में बने हुए हैं, और ये पेज के अंदर में पूरा मुझे HTML का कोड भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि HTML का पेज है ही नहीं, यहाँ पे HTML का टैग तो नजर नहीं आ रहा। HTML के मेरे को कुछ टैग्स तो नजर आ रहे हैं, लेकिन HTML का तो हेडर फुटर नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो पेज है ये यहाँ नहीं बना हुआ, कहीं और बनाया हुआ है। यानी कि देखा जाए तो ये मास्टर पेज के थ्रू बना हुआ है, यानी कि एक यहाँ पे मास्टर पेज का भी कॉन्सेप्ट है तो बना हुआ है। ये एक पेज डिजाइन इन्होंने यहाँ पे HTML के थ्रू तो बना रहे हैं, और इसके थ्रू उन्होंने कई सारे पेजेस डेवलप किए हुए हैं। तो मैं आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। फिलहाल अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये मास्टर पेज बना हुआ है। ये तो फिर मैं इसको रन करा के एक बार दिखा देता हूँ आपको कि कैसे ये दिखता है, कैसे है। अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, ये सब कुछ विजुअल स्टूडियो वालों ने बना के दिया है, यानी कि एक सेम ही वेबसाइट आपको बना के दे दी। इसको उठा के आप इसमें थोड़ा मोड़ा चेंज करके किसी भी कैंडिडेट को दे सकते हो, किसी भी उसको दे सकते हो, भाई ये वेबसाइट है तुम्हारी, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, 3 पेजेस, और तीनों पेजेस का लेआउट सेम बना हुआ है, प्रॉपर लेआउट सेम है। क्यों? क्योंकि मास्टर पेज के थ्रू बना हुआ है। इसका हेडर और फुटर देखो बिल्कुल सेम है क्योंकि ये मास्टर पेज के थ्रू बना हुआ है, ठीक है।
अब मैं जो थीम मेरे पास है मैं उसके थ्रू ये बनाना चाहता हूँ, ऐसा डेवलप करना चाहता हूँ। वो कैसे करूंगा मैं? तो मैं यहाँ से सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद जो मेरे पास में पेज है, जो मैंने रिसोर्सेज डाउनलोड किए थे, अभी इसको क्लोज कर देते हैं। ये मैंने रिसोर्सेज डाउनलोड किए थे स्टार्टिंग में, है ना। ये वेब फॉर्म के अंदर ये सारे मेरे पास रिसोर्सेज है, जिसके अंदर में कुछ HTML फाइल्स है, कुछ फोल्डर्स है। मैं एज इट इज क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा। इससे पहले जो मेरे को कुछ पेजेस नहीं चाहिए यहाँ पे, जो मुझे नहीं चाहिए मैं हटा सकता हूँ। मुझे अबाउट नहीं चाहिए इसका, मैंने अबाउट को डिलीट कर दिया। मुझे इसका कॉन्टैक्ट पेज भी नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। मुझे डिफॉल्ट पेज भी नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। तो मैं डिफॉल्ट को करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसके साथ में जो सर्वर साइड पेज था वो भी हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे साइट मास्टर नहीं चाहिए, मुझे साइट मास्टर मोबाइल नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। जो इसके अलावा आप कुछ डिलीट ना करना इसमें से, ठीक है। कॉमन फाइल है जो हर वेबसाइट में यूज होंगी। हाँ, कुछ वैसी फाइल्स हैं जिसके अंदर में जो कि अब जरूरत पड़ेंगी तो उसके बाद में, क्योंकि देखो वेब कॉन्फ़िग फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, चाहिए वेब पैकेजिंग फाइल है वो चाहिए, global.asx फाइल चाहिए, फेविकॉन आइकन्स है, जो आपके एप्लीकेशन का जो आइकन है वो है, इस नाम से कोई भी आइकन लाके डाल दोगे उसका आइकन चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे एप्लीकेशन के जो आइकन्स होते हैं ना, आइकन्स आप कुछ भी डाल दो, इसी नाम से डाल दोगे तो आपका कुछ चेंज करने, कोडिंग में चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, वो आइकन चेंज हो जाएगा। ये बंडल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो बंडल्स क्रिएट करेगा। अगर हम कल क्रिएट में हमें बंडल बनाने की जरूरत तो पड़ेगी, बहुत सारी CSS वगैरह के बंडल्स बनाएंगे हम, तो यहाँ बना सकते हैं, तो इसको भी रहने देना। बाकी आपकी स्क्रिप्टिंग का एक फोल्डर है, जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फोल्डर्स ऐसे होंगे जो आपको कॉमन मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो उन्होंने डायनामिक वेबसाइट, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का जो पूरा CSS दे रखा है आपको, ठीक है। कंटेंट है, मैप वगैरह सब मिल जाएगा, ये भी जरूरत पड़ जाएगी आपको यहाँ पे। और एक आपका जो है एप्लीकेशन डेटा है वो इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी, और एप्लीकेशन स्टार्ट की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो फोल्डर्स हैं इनको रहने देना, बाकी को डिलीट कर देना। अगर आप स्क्रैच लेवल वाला ढूंढते लाते तो आपको ये सब चीजें नहीं मिलती। तो आपको मैंने समय बचाने के लिए बताया कि आप ऐसा करके इस तरह से बना लोगे तो आपका समय बचेगा बहुत, राइट। अब उसके बाद मुझे वो रिसोर्सेज चाहिए जो मुझे बनाना है, तो मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने उस फोल्डर में गया मैं, और जाने के बाद मैंने पूरी की पूरी फाइल, मतलब फोल्डर को ओपन करा। फोल्डर को ओपन करने के बाद पहले मैंने W3 से डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने यहाँ से कॉपी किया। जरूरी नहीं है कि आप यही वाला थीम डाउनलोड करो, अगर आपको कोई अच्छा दूसरा थीम रहता है तो वो भी कर लेना। यहाँ से जाके आपको जाना है पूरा ऊपर में सोल्यूशन फाइल में, जो आपका नाम है आपके नाम से, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर देना है। तो सारी आपकी जितने भी रिसोर्स होंगी वो सारी आपकी यहाँ पे आ जाएंगी इस तरह से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला जो पेज था मेरा index.html पे राइट क्लिक करना है और सेट एज स्टार्ट पेज करके इसको रन करा के, एक बार रन करा के देखना है कि कभी कभी क्या होता है कि हमने वहां से कॉपी तो कर लिया, कुछ एक फाइल मिस हो गई। मिस होने के बाद हो सकता है आपका आउटपुट अच्छा ना आए, तो आगे आप काम ना करो, इससे पहले आप अपना आउटपुट देख लो। अब देखो सब कुछ सही है, कहीं से कुछ हिला हुआ नहीं दिख रहा मुझे, एवरीथिंग इज ओके हियर, ठीक है। तो अब मैं इस पे जा सकता हूँ, इस पे काम कर सकता हूँ। इस पे कॉन्टैक्ट का पेज एक ये बना हुआ है, इसमें बटन और टेक्स्ट बॉक्स भी हैं कुछ ये हमारे यूज में आ जाएंगे। तो इस तरह से मेरे पास में ये बना हुआ मिल गया मुझे। लेकिन जो ये पेज है वो HTML है, स्टैटिक है। स्टैटिक और डायनामिक में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट में ये डिफरेंस होता है कि जो स्टैटिक होती है वो उस पर सिंगल पेज होता है, वो सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए होता है, लाइक एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। जैसे कि मुझे कहना है कि एक म्यूजियम पे एक वेबसाइट बना दो, तो वो स्टैटिक वेबसाइट बनेगी। म्यूजियम में, हाँ भाई म्यूजियम में क्या है, एस्टैब्लिश्ड हुआ था, इसमें ये चीज़ है, इसका आर्किटेक्चर ये है, इसका एस्टैब्लिश्ड किसने किया था, वगैरह वगैरह। तो एक स्टैटिक, उसमें डायनामिक हम बना के क्या करेंगे? अगर हम लोग 10th-12th के जो HTML के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्टैटिक वेबसाइट बना के बच्चों को देने होते हैं। तो एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, किसी का के बारे में बायोडाटा बनाना है, तो एक स्टैटिक वेबसाइट बनेगी, उसमें डायनामिक का कोई काम नहीं है। डायनेमिक वेबसाइट वैसी वेबसाइट होती है जहां पे आपको 2 पेजेस होते हैं, यानी कि क्लाइंट साइड पेज तो होगा नहीं, HTML तो नेसेसरी है। HTML नेसेसिटी का रीजन ये है कि हमारे जितने भी ब्राउजर्स हैं, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे वो मोजिला हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, उसका नाम है HTML। उसको दूसरे लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। आप जानते हो जावा, आप जानते हो C#, आप जानते हो J#, तो उससे कोई मतलब नहीं है उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज पता है, उसका नाम है HTML।
तो जितनी भी वेबसाइट बनेगी उसका जो क्लाइंट साइड पेज बनना है वो HTML में बनना ही बनना है, उसको बनाना है, उसके लिए तुम आपकी मजबूरी है, राइट। तो यहाँ पे तो हमने तो HTML तो ले लिया अपना उससे W3 लेआउट से HTML, यानी कि मेरा क्लाइंट साइड का पेज तो बन ही गया। अब मुझे दूसरा इसका सर्वर साइड पे काम करना है और क्लाइंट में मॉडिफिकेशन करनी है, मेरी वेबसाइट बन गई, है ना। तो मैंने यहां से ये ले लिया HTML की मेरी साइट है, मुझे डायनामिक इसको बनाना है, डायनामिक में बना के मुझे इसको चेंजेस कर देने हैं। तो मैं कैसे करूंगा इसको चेंजेस, इसको मैं डायनामिक कैसे बनाऊंगा? तो डायनामिक बनाने के लिए अब इसमें देख चीज और, अगर आप इसको डायनामिक बनाओगे, अब ये मेन पेज है, क्लाइंट साइड का पेज है, अब इसमें डायनामिक बनाने के लिए आपके पास में ये हेडर वाला पार्ट है। आप बोलोगे सर मैं क्यों ना मास्टर पेज बना ले, मास्टर पेज बना ले, मास्टर पेज के थ्रू हम लोग क्यों ना बना लें। देखो दो तरह से पेजेस होते हैं ASP.NET के अंदर में, एक होता है मास्टर पेज और एक होता है कंटेंट पेज। कंटेंट पेज का मतलब वो कंटेंट पेज जो कि आपको कंटेंट दिख रहा है, यानी कि होम पेज। तो होम इज अ कंटेंट पेज जिसमें आपको होम की इंफॉर्मेशन मिल रही है। अबाउट अस एक कंटेंट पेज है जिसमें अबाउट अस की कंटेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना। सर्विसेज कंटेंट पेज है, कंटेंट का नाम क्या है? सर्विस। उसमें किसका कंटेंट रहेगा? सर्विस का। बट इसको बनाने के लिए, इसको सब कुछ बनाने के लिए इसका जो लेआउट होगा वो तो सेम ही होगा, ओनली द कंटेंट इज डिफरेंट ना। आपके पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर का जो लेआउट है स्टार्ट से लेके एंड तक सेम है, लेफ्ट पेज का अलग, राइट पेज का अलग, बट द कंटेंट ऑफ द पेज इज डिफरेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि कंटेंट पेज जो होगा, यानी कि व्हाई वी वेस्टेज आवर रिसोर्सेज, आवर टाइम, एफर्ट्स टू डिजाइनिंग मेनी टाइम्स ऑन अ सिंगल पेज। हम क्यों करें यार एक ही जगह काम, क्यों बार बार करते रहे? क्यों ना हम क्या करें, एक ही लेआउट बनाए, एक डिजाइन बनाया और मान लो कंटेंट किसका बनाना, सर्विस के नाम से बना दिया, सर्विस के नाम से कंटेंट ही तो डिफरेंट होगा, यूजर ने कंटेंट डाल दिया, पेज का लेआउट सेम है। फायदा हमारा ये रहेगा कल की डेट में अगर यूजर ने कहा यार ये प्रॉपर्टी का जो ये जो लोगो है ना ये अच्छा नहीं लग रहा, ये पिंक से हटा के इसको ब्लू कर दो। अब तुमने क्या किया, तुमने मास्टर पेज तो लिया ही नहीं है, तुमने बनाया कंटेंट पेज से, तो तुमने बनाया उस वेबसाइट के 100 पेज, सब में चेंज करना तो 100 बार तुम्हें 100 पेजेस में जाके 100 टाइम चेंज करना पड़ेगा। कितने देर का काम हो गया। और वही अगर तुम मास्टर पेज के थ्रू बनाते हो तो तुमने एक बार चेंज किया, सेव करते हो गया काम। मास्टर वही रजिस्टर में मान लीजिए जैसे लिखा रहता है कि ये इतना छोड़ना है, रूल खींचा रहता है, रूल है, हाँ बस एक तरह से लेआउट बना हुआ है। यस, हर पेज में जाकर लिखना पड़ेगा। एक ही बार जब बना तो डाल दिया सब में। तो ये चीजें हैं इसके साथ में। तो मतलब इसको अगर मैं जो चीज हम लोगों को हर फाइल में चाहिए वो हाँ कॉमन लेआउट है। जैसे देखो ये होम तो एक डिफरेंट हो गया, चलो होम में बहुत सारी चीजें हैं, हम होम को छोड़ देते हैं। अब मान लो होम को सेम लेना भी चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि होम के अंदर में ये सारी चीजें हैं। अब अबाउट का पेज देख लो, ऊपर हेडर सेम है, यहाँ तक आ रहा सेम है। होम में क्या है, होम में नहीं है। अबाउट में देखा जाए ये सेम है यहाँ तक का, नीचे ये आ गया ये फूटर हो गया। न्यूज में आए ये आ गया सेम है यहाँ तक, ये डिफरेंट आ गया। ब्लॉग है सेम है, ये डिफरेंट है। देखा जाए तो इस पेज में सिर्फ कहाँ चेंज हो रहा है, जो कंटेंट है, कंटेंट चेंज हो रहे हैं, बाकी सब सेम है ना। होम को छोड़ के, होम को छोड़ के बाकी सब सेम है। तो होम को हम क्या करेंगे, उसको हम लोग एक कंटेंट बना ले। इसके लिए मास्टर पेज बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम एक ही बना लेते हैं, ठीक है। तो स्टॉप करते हैं यहाँ से, देखो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ HTML वाला पेज ओपन कर लो। इसमें जो ऊपर वाला जो है देखो, ये जहाँ से आपने डाउनलोड किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसको आप डिलीट कर ले, ठीक है। कमेंटेड को सेक्शन को डिलीट कर ले और उसके बाद पूरी वेबसाइट को Ctrl+A जिसको हम सेलेक्ट ऑल कहते हैं, आपने पूरे कोड को Ctrl+A से सेलेक्ट कर लिया और Ctrl+C से कॉपी कर लिया। और करने के बाद आप इसके अंदर में ये जो पेज है वो HTML का पेज है, अब आपको ये स्पेस का पेज ऐड करना है। तो आपने क्या करना है, इस पर आके रियल एस्टेट पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाके ऐड करना है एक न्यू आइटम। इसको आप यहां से चाहो तो यहां से भी कर सकते थे, प्रोजेक्ट में से भी। यहां से आपको वेब पे जाके वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है और वेब फॉर्म का नाम आपको देना है, जैसे हमने दे दिया इंडेक्स। चाहो तो एस्पेक्स पे लिख सकते हो। वैसे आप जैसे वेब फॉर्म सेलेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली इसका एक्सटेंशन आ जाता है, जो कि इसका कोड लैंग्वेज किसमें C# आ रहा है। ऐड पे क्लिक कर दिया, मेरे पास इसमें अंदर में index.asp के नाम से एक पेज आ गया, ठीक है। इस पेज के अंदर में ये जो पेज है और इस पेज में बहुत फर्क है। ये जो पेज है ये एक HTML पेज है, इसके अंदर में वो
ये लाइन नहीं है जो उसके अंदर है। इसका जो पेज डायरेक्टिव है जो इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं है। ये शो करता है कि ये जो पेज है वो डायनामिक है, इसके 2 पार्ट हैं, बट इसके नहीं है। ये स्टैटिक वेबसाइट है, इस पेज को आप देख के ये बता सकते हो, और ये डायनामिक है बिकॉज ऑफ दिस लाइन ओनली। इसको कहते हैं पेज डायरेक्टिव। ये बता रहा है कि आपका पेज के अंदर में लैंग्वेज कौन सा यूज हुआ है, ये बता रहा है कि इस पेज के साथ जो दूसरा पेज है उसकी कनेक्टिविटी किसके साथ में है, ये वाला। ये जो बता रहा है कि ये कोड बिहाइंड पेज, यानी कि इसके पीछे जो कोड बिहाइंड है, यानी सर्वर साइड का जो पेज है जहां आप इसकी कोडिंग करेंगे, कोड बिहाइंड दिस विंडो इज index.aspx.cs। मतलब एक फुल स्टैक पेज है। यस, फुल स्टैक पेज है। तो इसका नाम ये जो लाइन है इसको कहते हैं पेज डायरेक्टिव। इसमें बता रहा है कि इसका जो ऑटो इवेंट वो है ना, वायर अप है, वो क्या है, ट्रू है, यानी कि इस पे इवेंट फायर कर सकते हैं आप। किसका, जावास्क्रिप्ट का, jQuery का। जब कोई नहीं इवेंट फायर नहीं होगा फिर, तो ये आपको नहीं करना है। प्लस ये बता रहा है कि ये जो पूरा है ये इनहेरिट कहां से हुआ है, तो रियल स्टेट डॉट इंडेक्स से इनहेरिट हुआ है। तो ठीक है, तो ये इसको कहते हैं पेज डायरेक्टिव। बाकी नॉर्मल HTML की लाइन है, तो इसका आउटपुट डिपेंड करेगा उस पेज पे जिससे इनहेरिट किया। इसके तो आउटपुट है ही नहीं कुछ, देखो मतलब जो भी इसमें आउटपुट हाँ उससे डिपेंड। अब तो यहाँ तो बिल्कुल ब्लैंक पेज है, लेकिन मैं वो वाला आउटपुट चाहता हूँ जो HTML वाला ये वाला आउटपुट था, तो इसको चिपकाना पड़ेगा। बस अब मुझे क्या करना होगा, ये जो लेआउट था, ये जो कोड है, मैं इसको यहाँ से ऊपर वाली लाइन को ना डिलीट नहीं किया, और मैंने डिलीट नीचे वाले को हटा के मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरा ये जो पेज है, अभी इस पेज के 2 पार्ट बन गए, स्टैटिक यानी कि ASPX और ASPX.CS। अब मैं इस पेज को रन करा के देखना चाहता हूँ इसका भी आउटपुट वैसे ही आ रहा है या कुछ डिफरेंट है, तो मैंने index.aspx पे राइट क्लिक किया, सेट एज स्टार्ट पेज किया, और उसको फिर मैंने रन करा दिया। ये आपका क्रोम में रन हो रहा है, आप चाहो तो इसको मोजिला, फायरफॉक्स, जो भी आपके पास इंस्टॉल है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसका एक्सटेंशन हाइड है क्योंकि ये ASP.NET का पेज है, उसमें एक्सटेंशन हाइड की कोडिंग लिखी हुई थी उसमें। तो देखो ये आपका ASPX का कोड हो गया, इस पेज हो गया आपका, ये डायनामिक पेज हो गया। इसके 2 पार्ट हो गए, एक तो ये वाला पार्ट हो गया और दूसरा ये वाला पार्ट हो गया, index.aspx.cs। सर्वर साइड, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोडिंग सर्वर साइड की करते हैं और यहाँ पे क्लाइंट साइड की कोडिंग करते हैं। तो फिलहाल आज तो हम लोग सिर्फ पेजेस ही बनाने, नहीं आज बस तो नहीं क्योंकि अभी तो एक ही चीज़ आपने पेज ही देखा है, क्योंकि फिर इसमें 2-3 चीज़ें और मैं बता देता हूँ तो फिर आप कर लोगे ना, क्योंकि फिर देखो फिर 1 वीक तक आपको फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद से करनी पड़ेंगी। तो ये पेज तो हमने इसमें ऐड कर लिया जो इंडेक्स पेज बने। अब मुझे दूसरा पेज जो बनाना है जो कि HTML वाले जो पेजेस थे मेरे, उसके लिए मास्टर पेज के कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाना है ना, यानी कि अबाउट वाला पेज। अबाउट वाले पेज के अंदर देखो ये वाला पार्ट सिमिलर है और ये वाला पार्ट नीचे का पार्ट ये सिमिलर है, बाकी इसके कंटेंट अलग अलग है। तो मैं इसके लिए यानी कि 1 2 3 4 5 6 इन पेजेस के लिए मैं 6 बार कोडिंग ना करके मैं एक बार मास्टर पेज बना के इन 6 पेजेस को बना लेता हूँ। उसके बाद में और भी बहुत सारे पेजेस बनेंगे मेरे, वही मैं इसके थ्रू बना सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मास्टर पेज लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से स्टॉप करो आप इसको, और यहाँ पे देखो भी पहले मास्टर पेज था मैंने हटा दिया था, मैं मास्टर पेज लेते हैं, प्रोजेक्ट पे जाते हैं, ऐड करते हैं न्यू आइटम, और यहाँ से जाते हैं वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज। तो ये नहीं लेना है आपको, यहाँ लिखना है मास्टर, आपको लेना है वेब फॉर्म मास्टर पेज। ठीक है, आपको लेना है वेब फॉर्म मास्टर पेज। इस मास्टर पेज का नाम मैंने ले लिया साइट के नाम से, site.master। ठीक है, ऐड कर दिया मैंने इसको, ये एक मेरा मास्टर पेज यहाँ पे ऐड हो गया। अब मुझे मास्टर पेज का जो लेआउट लेना है वो किसके थ्रू लेना है, कोई भी एक पेज मुझे लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया अबाउट वाला पेज। इसका कंटेंट हटा देंगे यहाँ से, जो इसका पर्सनल कंटेंट है तो मैंने फिर वैसे ही क्या किया, मैं इस पेज का कंटेंट ही लेके यूज करूंगा मैं। तो अब मुझे क्या करना है इसके अंदर में HTML तो आना चाहिए थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या होता है। अब इसमें जो इसका जो लिंक्स हैं, हेड के ऊपर जितने भी लिंक्स हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर जितने भी इसके लिंक्स हैं उन सबको कॉपी कर लो, यानी कि स्क्रिप्टिंग हो गया, लिंक हो गया, ये सब आप ना एक बार से कॉपी कर लो यहाँ से यहाँ तक। मेटा नेम भी ले लिया मैंने, उठा लिया, ताकि क्योंकि पेज का भी तो अपने को टैग बनेंगे ना, तो मेटा नेम से लेके मैंने सारा का सारा कॉपी कर लिया, एंड तक यहाँ तक स्क्रिप्ट तक कॉपी कर लिया। और स्क्रिप्ट को मैंने क्या किया, स्क्रॉल करना एक बार,
एयरफोर्स से साजिद हमीद। तो यहाँ से आपने ये पूरा कॉपी कर लिया, राइट। ये पूरा कॉपी कर लिया। इस पूरे को क्या करो, यहाँ से कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद साइट वाले में चले जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद देखो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कंटेंट वाला जो फोल्डर आ रहा है ना, कंटेंट वाला, यहाँ पे जाके इसके नीचे आप इसको पेस्ट कर दो, यानी हेड वाले में तुमने इसको डाल दिया, ठीक है। हेड वाले में आपने इसको डाल दिया पूरे कंटेंट को। उसके बाद फिर अबाउट वाले में चले जाओ, जो मैं, क्योंकि मैं अबाउट से कॉपी कर रहा हूँ, और इस अबाउट में मुझे और क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ से इसका मेन्यू स्टार्ट हो रहा है, हेडर है ना, ये हेडर चाहिए, ये कंटेनर है इसका, ये चलेगा। यानी कि देखा जाए तो ये हेडर का जो पार्ट है वो यही है, बाकी तो अबाउट का था, यही है ना। तो मैं यहाँ से हेडर का पार्ट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और साइट में चला गया मैं, और साइट में जाने के बाद देखो नीचे आओ, यहाँ तक तो हेड खत्म हो गया, है ना। हेड को मैंने यहाँ से बंद कर दिया, थोड़ा सा इजीली होगा आपके लिए। अब यहाँ पे जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर में यहाँ पे फॉर्म टैग स्टार्ट हो रहा है, और इस फॉर्म टैग के अंदर में कंटेंट प्लेस होल्डर है। वो क्या है? कंटेंट प्लेस होल्डर वो प्लेस है जहां पे आप अपने कंटेंट को रखोगे। हर एक पेज का कंटेंट अलग अलग होता है ना, डिफरेंट होता है ना, तो आपको वो सब मैच नहीं कराना ना, बिल्कुल अलग अलग रखना है। तो कंटेंट प्लेस होल्डर आपका, इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है। कंटेंट प्लेस होल्डर से ऊपर ये जो डिव है, इसके यहाँ और इसके नीचे, यानी कि यहाँ पे आप उसका हेडर वाला पार्ट डाल दो और यहाँ फुटर वाला डाल दोगे। बहुत ही इजी है, कंटेंट इंजेक्ट होते चला जाएगा। बहुत ही इजी है। फॉर्म टैग के अंदर, हाँ, फॉर्म टैग के अंदर रखना। क्यों? क्योंकि अब जो बना रहे हो, पहले HTML में फॉर्म टैग नहीं होता था, रन एट सर्वर एट्रीब्यूट, फॉर्म टैग तो होता था लेकिन रन एट सर्वर एट्रीब्यूट नहीं होता था। यहाँ आपका जो पेज है वो डायनामिक हो गया। डायनामिक होते ही उसकी आईडी जनरेट हो गई और रन एट सर्वर हो गई। दो चीजें आएंगी जब आप सर्वर साइड बनाओगे। तो अब देखो यहाँ पे आईडी आ गई, फॉर्म का नाम form1 है और सर्च का नाम है server1, सर्वर रन एट सर्वर रन हो गया। तो यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दो ऊपर वाले पार्ट को। ऊपर वाला पार्ट कौन सा? वो सबसे ऊपर जो भी हेडर वाला था। तो हेडर मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, हेडर ये हो गया। और फुटर के अंदर मैं फुटर डाल देता हूँ। तो फुटर के लिए मुझे क्या करना होगा, अबाउट में जाके, ये हो गया आपका वो वाला पार्ट, अबाउट कंटेनर वाला। ये आपका हो गया, ये भी जावास्क्रिप्ट की फाइल है ना, ये इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, इसको भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, है ना। आई थिंक बीच में कोई स्लाइडर है, हाँ, बीच में कोई स्लाइडर है ना, उसके लिए है। तो ये हाँ, ये स्क्रिप्ट वाली फाइल है ना, जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो जावास्क्रिप्ट की जितनी भी फाइलें होंगी ना, वो उसको हम लोग लेके यूज कर लेंगे। फिलहाल इसको भी छोड़ देते हैं। मैं नीचे फूटर में आता हूँ। देखो फूटर कहाँ, ये देखो सेक्शन फूटर का। तो ये फूटर वाला सेक्शन है मेरा पूरा, ठीक है। फूटर के नीचे भी देखो कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये भी चाहिए होगा उस पेज के लिए, है ना। तो ये मैं फूटर का पूरा यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ। तो ये जो नीचे जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो फिर हमारी मास्टर पेज में जाएंगी ना। हाँ, ये सारी मास्टर पेज में तो डाल रहे हैं हम लोग। तो ये फूटर वाला जो सेक्शन वाला है ना पूरा, ये पूरा का पूरा मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फूटर ले लेता हूँ, ठीक है, बॉडी के ऊपर तक। और ये पूरा का पूरा मैंने कहाँ क्या किया, इसी स्क्रिप्ट के अंदर में, ये फॉर्म के अंदर ही मैंने डाल दिया, पेस्ट कर दिया। मास्टर पेज है, मतलब फॉर्म के अंदर ही डेटा अपना कलेक्ट कर रहा है ना। हाँ, मैंने सिर्फ इस वाले पार्ट को ब्लैंक रखा हुआ है, कंटेंट प्लेस होल्डर को। ये मेरा कंटेंट प्लेस होल्डर का वो वाला पोजीशन है, वो एरिया जहां मेरा कंटेंट होगा। बाकी सब मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। अब ये मेरा मास्टर पेज बन गया। अब मैं इसके थ्रू एक अबाउट का पेज बनाने जा रहा हूँ। ये वाला पेज अभी क्या था, अबाउट HTML था, मैं about.as पेज बनाने जा रहा हूँ। अब मास्टर पेज के थ्रू बनाऊंगा। कैसे बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन प्रोजेक्ट में जाओगे, ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करोगे। अब इस आइटम के अंदर में आपको क्या करना है, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज लेना है। ये वाला लेना है। वो ये वेब मास्टर पेज पहले हम ये ले रहे थे। हाँ। ये था कंटेंट पेज, ये था वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, यानी कि वेब फॉर्म तो ले रहे हो लेकिन मास्टर पेज के साथ ले रहे हो। तो ये लेना है आपको, और ये लेने के बाद इस पेज का नाम देना है, जैसे अबाउट, ठीक है। अबाउट जैसे ऐड करोगे आपसे पूछेगा कौन सा मास्टर पेज। हो सकता है आपके एक एप्लीकेशन में कई सारे मास्टर पेज हो, और आप बना भी सकते हो कई सारे मास्टर पेज। तो मैं साइट मास्टर के को यहाँ सिलेक्ट करके और ओके कर देता हूँ। जितना तरीके का लेआउट होगा कॉमन। अब इस देखो, इस पेज के अंदर में HTML की कोई कोडिंग नहीं नजर आ रही है, कुछ लेआउट नजर नहीं आ रहा आपको, सिर्फ आपको कंटेंट प्लेस होल्डर आ रहा है ये वाला। इस जगह पे आपको उस प्लेस को रखना है जो आपका कंटेंट उसका हो था, वो रखना है। तो ये कंटेंट का क्या था मेरा, HTML में जाके मैं अपने इस कंटेंट को यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं जो मैं रखना चाहता हूं। यहाँ पे ये अबाउट का कंटेंट था ना ये पूरा, तो मैं अबाउट वाला कंटेंट यहां से ये ना अबाउट का कंटेंट पूरा यहां से लेके
यहाँ तक ये मेरा अबाउट का कंटेंट था। मैंने अबाउट का कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लिया एंड कॉपी करने के बाद मैं इस डिव के अंदर में ये वाले में इसमें पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट। अब ये वहां चला जाएगा जहाँ वो यानी कि उसका जो पूरा डिजाइन का लेआउट था वो ये ऊपर से यहाँ से आ गया, ऊपर से है ना, इंजेक्ट हो गया, और बाकी सारा इंजेक्ट हो गया, ये यहाँ से पूरा आ गया ऊपर वाले से। बाकी मेरे को सिर्फ डिजाइन का वो वाला पार्ट डालना पड़ा जो मुझे चाहिए था। अब मैं एक बार इसको रन करा के चेक कर लूँ कि मेरा सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये मेरा पेज कहाँ है, ये वाला है। अबाउट पे राइट क्लिक किया, सेट एज स्टार्ट पेज पे क्लिक किया और इसको रन कराते हैं। अब देखते हैं कि मेरा सेम लेआउट है कि नहीं है। स्क्रॉलिंग वाला आ शायद गया। खाली अबाउट के लिए था। देखो ये आ गया ऊपर का सेक्शन, ये आ गया मेरा नीचे का सेक्शन, पूरा डिजाइन मेरा परफेक्ट हो गया। अब मैं इसके थ्रू कई सारे पेजेस बना लूं। हाँ। कितना टाइम लगा, एक बार बनाया, अब कितने सारे पेजेस बना लो। अबाउट का बनाया, अभी अब कॉन्टैक्ट का बना ले, फिर सर्विसेज का बना ले, मास्टर करके विथ मास्टर हाँ। पेज कर। सर जैसे कि अभी हम बात करते हैं अगर ई कॉमर्स की, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट अगर यूजर जा रहा है वेबसाइट पे तो उधर ऑप्शंस आते हैं लॉगिन का। तो उस टाइम पे जो फर्स्ट वाला पेज होगा ना उसको आप मास्टर पेज में ना बनाएं। मतलब एक तो बनाएं जो कंटेंट पेज होगा। अब मान लो कि लॉगिन के बाद जो मेन्यूज हैं वो मेन्यूज आ रहे हैं उसके मतलब लॉगिन करने के बाद आने चाहिए, उससे पहले नहीं आने चाहिए। नहीं मतलब जैसे ई कॉमर्स में अलग अलग बनेगा, अलग अलग बनेगा उसके। एक मास्टर पेज ऐसा बनेगा जो विदाउट लॉगिन के एक्सेस किया जा सके। हाँ, एक वैसे बनेगा और एक वैसे बनेगा, दो अलग अलग तरीके के बनेगा। तुमने कि आपके पास में एक फुल एक्सेस है कि यू कैन टेक एनी मल्टीपल मास्टर पेज, मल्टीपल कंटेंट पेज, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द पेजेस तो इजीली बना सकते हैं ना हम लोग। तो आज समझ में आ गया मास्टर पेज और कंटेंट पेज के बारे में, ASP.NET प्लेटफॉर्म के बारे में। तो ये आपको मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को, इसको आप देखना। और ये मैं पूरा सीरीज बनाऊंगा इसमें, जिसमें मैं बैक एंड फ्रंट एंड वगैरह सब चीज़ें यूज़ करूंगा। और फाइनली इसको डिप्लॉय भी करेंगे हम लोग। एक मैं होस्टिंग लेके इस पर डिप्लॉय करेंगे हम लोग, डेटाबेस को भी डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। आप साथ में पब्लिश भी करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ।